जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सॉरी 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 गुरु जी, आज मैं लेट हो गई हूँ। मैं खुद कभी भी किसी को इंतज़ार नहीं कराना चाहती हूँ, पर आज सॉरी कह सकती हूँ। आज हमें ना कहीं सत्संग में जाना है इंदिरापुरम, और मैंने पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी 10 बजे आँख लग गई और मैं सोती रह गई। मुझे लगा था मैं 11 बजे उठ जाऊंगी, फटाफट मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर यहाँ से सत्संग ख़त्म करके सीधे इंदिरापुरम चले जाएंगे। और संगत जी, मेरी नींद खुली 11:20 पे। तो बस थोड़ा सा टाइम लग गया, फटाफट कपड़े प्रेस किए, टाइम लग गया तैयार होने में, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। शुक्राना गुरुजी। और आपको फिर अगेन दोबारा कान पकड़ के सॉरी, जो आपको मेरा 15-20 मिनट तक वेट करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कभी किसी को इंतज़ार कराना। और मेरे को बड़े सारे मैसेजेस आए हुए थे अभी व्हाट्सएप पे कि आंटी हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पर मैं आई ही नहीं थी तो कनेक्ट कैसे होता। सॉरी गुरुजी, प्लीज़ सॉरी। शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने सुबह अमृत वेले में दरबार के दर्शन किए हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम लाइव बैठते हैं तो हमें अपने दरबार के दर्शन तो कराने चाहिए ना। थैंक यू इंदू आंटी, थैंक यू सबको, थैंक यू। प्रीति आंटी, मुझे लगता है आपका कनेक्ट हो गया होगा अब शायद, उनका भी सुबह मैसेज आया मुझे। मेरे गुरुजी ऑलरेडी इतने प्यारे लग रहे हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। तो यही समय था जब मेरे साथ शुरुआत हो चुकी थी कि गुरुजी कैसे मेरे जीवन में आ रहे हैं। और मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी एक बार फिर से शेयर करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि मैं शायद हर 22 जुलाई को ये जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आगे प्रीति आंटी आप, तो मैं ये जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ हर साल। पर गुरुजी कहते हैं हर बार ग्रुप में या कहीं लाइव में बहुत सारी नई संगत होती हैं जो हमसे जुड़ी होती हैं, पहले से गुरुजी से वो जुड़े हैं, पर वो हमारी जर्नी सुनना चाहते हैं। तो मैंने कई बार यूट्यूब पे डाला हुआ है कि बुलबुल आंटी जर्नी के नाम से। पर आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। कि क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मैंने देखा मुझे कई बार ना बाहर की कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं कि आंटी अपनी जर्नी आप शेयर करो हमसे कि आप कैसे गुरुजी से जुड़े थे। तो प्रीति आंटी सॉरी मैं लेट हो गई, और सबको सॉरी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। आज मैंने आपको इंतज़ार कराया। गुरुजी मुझे सबसे पहले आप माफ़ कर देना, और आपकी संगत भी मुझे माफ़ कर देंगे प्लीज़। थैंक यू सो मच संगत जी। और संगत जी कि गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी थी ना, मैं आपको आज बताना शुरू करती हूँ कि आज से पहले 22 जुलाई से पहले मेरा मेरा स्टूडियो था यहाँ पर शालीमार बाग में, मेकअप एंड नेल स्टूडियो था। उससे पहले हमारा कोहाट में था, बुटीक भी था जो मैंने बंद कर दिया था और मेरी डॉटर ने खोल लिया था। तो जब मेरी डॉटर ने अपना स्टूडियो यहाँ खोला बहरा एनक्लेव में, तो मैंने अपना वो वाला स्टूडियो बंद करके दूसरी जगह ले लिया था। तो मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट जाता था, आप सबको पता है। मैंने छोटी सी दुकान थी मेरी, और 8x10 की शॉप थी। कितनी छोटी होती सोचो, उसी में मैं मेकअप करती थी एक हाफ रूम में, और हाफ में मैं नेल आर्ट की टेबल 2 लगा रखी थी। और बहुत अच्छा चलता था, बहुत कस्टमर आते थे वहाँ पे। पर ना फिर भी हमारा बहुत अच्छा काम था, पर खर्चे थे। एक हेयर ड्रेसर था, एक ब्यूटिशियन थी, और 2-3 नेल आर्ट के लोग थे, तो एक सफाई वाली थी। तो मेरे से इतना खर्चा निकाला नहीं जा रहा था, सैलरी और वो।
तो संगत जी, जब मैं शालीमार बाग में थी ना, तो मेरे आस पास के बहुत सारे लोग ना मुझे गुरुजी के सत्संग में बुलाते थे कि आप आओ मैम सत्संग में। मुझे तो तब पता नहीं था कि आंटी अंकल क्या होता है। तो आप आओ सत्संग में आओ आप। तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं तो ऐसे किसी सत्संग में नहीं जाती हूँ। तो संगत जी, उससे पहले ना मुझे मेरे घर में भी ना कई लोग मुझे बोलते थे कि चलो तुम्हें राधा स्वामी जी के यहाँ ले चलें। राधा स्वामी जी का तो थोड़ा मेरा था कि चलो उनके और हमारे गुरबानी सेम होती है, और वहाँ मैं फिर भी इतना इग्नोर नहीं करती थी। तो मैं वो सुनती थी उनके भजन, क्योंकि मेरी फैमिली में भी लोग थे। जैसे किसी ने मुझे बोला सुधांशु जी महाराज के यहाँ चलो, किसी ने बोला दिव्य ज्योति के यहाँ चलो, किसी ने बोला ये गुरु आनंद माई गुरु, जो भी नाम थे मुझे नहीं पता। तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे घर में ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे, जैसे आज भी हैं। तो मैं नहीं जा पाती थी। फिर ना मुझे गुरु जी के सत्संग होने लगे वहाँ शालीमार बाग में, काफ़ी सत्संग होते थे। तो मुझे किसी ने बोला कि आप सत्संग में आओ। तो मैं कहती थी कि देखेंगे, मतलब मना नहीं कर पाती थी, पर मैं कहती थी कौन से गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार, जैसे मैं अब लोगों को फ़ोन में अपने गुरु जी का स्वरूप दिखाती हूँ, तो उन्होंने मुझे दिखाया। उस टाइम इतनी ज़्यादा ये ब्रेसलेट वगैरह और लॉकेट नहीं होते थे गुरु जी के, कम ही लोग पहनते थे। अब तो बहुत ज़्यादा हर कोई पहनने लगा है। तो मैंने कहा कि मैं ना ऐसे किसी गुरु के यहाँ नहीं जाती, मैं किसी ऐसे मानती नहीं गुरु जी को। तो मैं अपने मन में सोचती रहती थी कि पता नहीं कैसे ये गुरुजी हैं, इतने स्मार्ट सा ये लड़का है और इतनी यंग एज में गुरुजी बन गए हैं, और कभी ऐसे बैठे होते हैं और कभी ऐसे बैठे होते हैं। ऐसे तो मैं बैठती हूँ, तो ये भी ऐसे बैठे होते हैं, तो ये ना हमारी नकल करते होंगे। तो मतलब मन में वो अलग अलग से ना बड़े अलग अलग विचार और थॉट्स आते होते थे। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पर हमारे गुरुजी हैं संगत जी, वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हमारी हर भूल को वो क्षमा कर देते हैं, हमारी हर गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं। और हम, वो इतने भोले हैं कि क्या बताऊँ मैं। क्योंकि देखो, हमेशा से ना मैं 16 सोमवार के व्रत रखती रही। 16 सोमवार के मैं व्रत रखती थी, और फिर ख़त्म होते फिर उद्यापन करके फिर रख देती थी। बहुत व्रत रखती थी, संतोषी माता के व्रत रखती थी, थर्सडे के रखती थी, कभी कभी संडे को भी रख लेती थी। मतलब फिर मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे, और मंगलवार के व्रत रखे। हफ्ते में 4 दिन तो मैं व्रत ही रखती रहती थी। और मैं शुरू से बंगला साहब से कनेक्टेड थी, और मैं हर हफ्ते शनिवार को, जब से मेरी शादी हुई उससे पहले से ही मैं शनिवार को बंगला साहब गुरुद्वारे जाती थी। अब भी हम जाते हैं, पर अब थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने पूरी लाइफ के लिए ऐसे एक प्रण ले रखा था कि हम शनिवार को कहीं भी होंगे, किसी भी दिल्ली के, इंडिया से बाहर भी होंगे, तो वहाँ के गुरुद्वारे में ज़रूर जाएंगे। तो ऐसे ही मेरी एक दीदी हैं जो, जिनके सलोन में ना मैंने काम सीखा था, मतलब अपना ब्यूटी वर्क और सब मेकअप वगैरह मैंने उनसे सीखे थे। वो रजौरी में ना उनका सलोन होता था बहुत बड़ा, क्वीनी ब्यूटी पार्लर, बहुत फेमस था। तो मैंने मैरिज से पहले ही उनसे कोर्स किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज तो मेरी दीदी जो है वो यूएसए में थी। उस टाइम जब वो मुझे मिली थी तो वो ऑस्ट्रेलिया में थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, अपनी स्टोरी मैं भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब अपना सत्संग, सॉरी, मैं शेयर करना चाहती हूँ, स्टोरी नहीं कहना चाहिए इसको। तो सॉरी गुरुजी, माफ़ करना प्लीज़, कभी कभी मुंह से निकल जाता है ऐसे। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो दीदी जो थी ना, शादी से पहले जब फिर मेरी मैरिज हो गई, तो मैं फिर अपने बच्चे लेके भी उनके पास जाती थी। तो उस टाइम मतलब एक होता है ना कि वो एक क्वीन थी, क्वीनी ब्यूटी पार्लर उनका नाम था, और वो एक क्वीन ही थी। वो इतनी रिच थी और इतनी स्मार्ट थी, इतनी सुंदर थी कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। स्टाफ को तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे वो, कि स्टाफ में, और जैसे होता है ना मालिक में, एक मेंटेन उन्होंने रिलेशन किया हुआ था कि भाई मेरा स्टाफ मुझसे फालतू बात नहीं कर सकता, मजाक नहीं कर सकता, और मेरे रूम में नहीं आ सकता, ऑफिस में नहीं ऐसे आ सकता बिना पूछे। कोई मजाक नहीं, कोई हंसना बोलना नहीं, वो बहुत अपने में रहती थी। तो रहती वो पंजाबी बाग में थी। तो कभी कभी हमें, उनका पंजाबी बाग में भी एक सैलून था, तो वहाँ भी हमें भेज दिया जाता था कि जो लड़कियाँ कोर्स करती हैं इनको वहाँ बुला लो, जब रश होता था। तो वहाँ पे उनका बहुत सुंदर घर था, पाल मोहन अपार्टमेंट में, और उसी के बाहर ही उनका ये था, सैलून था। तो हम उनके घर भी जाते थे कई बार, उनके घर से कुछ पानी वानी लेने। तो बहुत सुंदर उनका घर, महल जैसा था, और बहुत ही प्यारी सुंदर सी थी वो।
तो मेरे ना मन में बहुत आता था कि ये ना मेरे बच्चे, जैसे मैं लेके गई, पहले एक बेटी हुई उसको लेके गई मिलवाने, मुझे शौक आता था कि मैं वहाँ जाऊँ और उनसे और उनके स्टाफ से जो लड़कियाँ थी उनको मिल के आऊँ, क्योंकि मेरे भी ऐसे पेरेंट्स वगैरह नहीं थे बचपन से ही, तो मेरे को लगता था कि मैं जाऊँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो जब मैं अपनी डॉटर को लेके गई फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने ना, उनके तब बेबी नहीं था, तो उन्होंने ना उसको बहुत प्यार किया। तो उनके काफ़ी साल तक बेबी नहीं हुए, तो उन्होंने ना उसको फिर बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो मैं बड़ी खुश हो गई, तो मुझे लगा चलिए थोड़ा इनका मन वो हो गया। फिर जब मेरी सेकंड डॉटर हुई तब भी उन्होंने उसको बड़ा प्यार किया और कहने लगी ये तो तुम मुझे गोद ही दे दे आंचल को। तो मैंने बोला ले लो आप। मैं बड़ी खुश हो गई, मतलब मेरे मन में आया कि अरे इतनी बड़ी मेरी ओनर है और मुझे कह रही है मुझे बेबी गोद दे दे अपना। मजाक की बात हो रही थी ऐसे करके। बाद में उनका बेटा भी हो गया, उनका बेटा यूएस में है। तो संगत जी फिर ना उसके बाद हमारा ऐसे थोड़ा लिंक ख़त्म हो गया, मैं आना जाना मेरा बंद हो गया, मेरी लाइफ चेंज हो गई और मैं अपने घर में व्यस्त हो गई बच्चों में, और मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। बहुत साल बीत गए। मेरा जब वक्त आया गुरुजी से मिलने का, तो अचानक से क्या होता है कि जैसे गुरुजी ये सारी लीला रचते हैं, हम कुछ नहीं होते डिसाइड करने वाले। इतने सालों के बाद अचानक से मुझे उन दीदी की बहुत ज़्यादा याद आती है, और मैं ना सोचती हूँ कि मैं इनका नंबर कहाँ से ढूंढूं। तो मैं उस सलोन में जाती हूँ। आज जैसे 22 जुलाई है, आज से एक हफ्ता पहले क्वीनी ब्यूटी पार्लर ढूंढती हूँ। तो वो वहाँ से बंद होके मार्केट में किसी ने ले लिया होता है, उसने उसको यूनिसेक्स बना लिया होता है, और वो बताते हैं कि वो दीदी तो बाहर चली गई थी, इंडिया से बाहर चली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, यहाँ नहीं रहती हैं। तो मैंने बोला मुझे उनका कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का। तो उन्होंने कहा वो कभी कभी इंडिया आती हैं, अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो उन्होंने मेरे को उनका एक नंबर दे दिया लिख के। अब मैं वापस आ गई, तो घर आके मैं सोचती रही कि तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर है नहीं, इंडिया का नंबर है। एक दो दिन ऐसे ही बीत गए, तो मैंने ना 2 दिन बाद ना उस नंबर पे कॉल किया, उनका देखती हूँ करके शायद उठा ले। संगत जी वो दीदी ने मेरा फ़ोन उठा लिया, और उन्होंने फ़ोन उठाते ही मेरी आवाज़ पहचान ली और मेरा नाम लिया। मैं बड़ी खुश हो गई। आज जो उस दिन जो वो दीदी का भाव था वो बिल्कुल ही बदला हुआ था। बड़ी डाउन टू अर्थ, बहुत प्यार से वो मुझसे बोली, क्योंकि वो अब गुरुजी से जुड़ चुकी थी। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ ये सब। तो मैंने कहा कि दीदी आपका तो ये नंबर जो है, ये तो ऑस्ट्रेलिया आप गए हुए थे, तो मिल कैसे गया? मैंने तो तुक्के से मिलाया था, मेरे को वहाँ से आपका नंबर मिला था। तो दीदी कहने लगी मैंने जस्ट डायल से बहुत ढूंढा, मुझे उनका नंबर नहीं मिला। तो दीदी बोली कि मेरा ना यहाँ पे भाई रहता है बसंत कुंज में, तो मैं किसी काम से इंडिया आई हूँ और कुछ पेपर वगैरह साइन करने थे, मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, और मैं सिर्फ 10 दिन के लिए इंडिया आई हूँ। तो बाई चांस मेरा ये इंडिया वाला नंबर आते ही मैंने इसे ऑन कर लिया। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे दीदी मेरा तो ना स्टूडियो है मेकअप का और नेल का, और मैं हेयर का ट्रीटमेंट सारा हम वहाँ पे करते हैं शालीमार बाग में। तो संगत जी उस टाइम ना मेरे पास भी ना शायद व्हाट्सएप वाला फ़ोन भी नहीं होता था, नॉर्मल एक मेरे पास सिंपल सा फ़ोन था, क्योंकि मैं तो शक्ल देख नहीं पाई उनकी। तो वो मुझे कहने लगी कि यार मेरे ना बाल ना बड़े ख़राब हो रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टेड और बड़ा ही प्यारा सत्संग है ये मेरा, कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ। मैं फिर आपको बताना चाहूँगी जो अभी लोग जुड़ रहे हैं, कि आज के दिन 22 जुलाई को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी संगत जी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ना हेयर ख़राब हो रहे हैं। मैंने कहा मेरा हेयर ड्रेसर ना बहुत अच्छा है, आप आ जाओ, वो ना आपके हेयर का ट्रीटमेंट कर देगा। उन्होंने कहा मेरे तो बाल आधे रह गए हैं, मैं बहुत कुछ कराती रहती हूँ बालों में, कलर वलर, तो तुम मेरे, मैंने कहा चलो आप आके दिखा दो। तो उन्होंने कहा तुम ना मुझे अपना एड्रेस दे दो, और उस टाइम तो फ़ोन वो दूसरा था नहीं, ना कोई लोकेशन हम भेज सकते थे। तो उन्होंने कहा मेरे को अपना तुम एड्रेस दे दो। मैंने उनको अपना एड्रेस बता दिया कि हमारा यहाँ पर सलोन है, आप आ जाओ। अब मैं बड़ी खुश हो गई कि मतलब मेरे तो पाँव ज़मीन पे ना पड़े, कि जिसके सलोन में मैंने काम सीखा, मैं काम करती थी, मैं वहाँ पे एक स्टाफ थी मैं, वो मेरी ओनर आज मेरे अपने स्टूडियो में, जहाँ की आज मैं ओनर हूँ, अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रही है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी।
और मैंने अपने स्टाफ को और अपने हेयर ड्रेसर को बोला कि कपिल ऐसे ऐसे ना दीदी आ रही हैं जिनसे मैंने कोर्स किया था, तुम उनके अच्छे से हेयर कर देना। तो उसने बोला हाँ मैम आने तो दो, पर ना उसने बोला कि अगर उनके हेयर सही नहीं होंगे तो मैं कुछ करूँगा नहीं, आपको पता है मैं ऐसे गलत काम नहीं करता। मैंने कहा आई नो, तुम कर देना जो जैसे उनको तुम्हें ठीक लगे। और संगत जी, ये बात जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 11 बजे का आज मैंने 11:30 का सत्संग क्यों रखा था, इसका भी एक कारण था। मैं थोड़ा सा लेट हो गई 10-15 मिनट, कि वो समय ही वही था 11-11:30 का, कि जब मेरी उन दीदी से मेरा कनेक्शन हुआ था और उन्होंने वहाँ से वो कैब करके वहाँ से हमारे स्टूडियो में आ गई शालीमार बाग। अब आई तो उन्होंने अपने बाल दिखाए, छोटे से पतले से दी, छोटे से उनके बाल थे। तो उसने बोला कि मैं ना आपके कुछ ऐसे भाई स्मूथनिंग वगैरह तो नहीं कर सकता, मैं आपके बालों में थोड़ी अभी कैरेटिन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हेयर स्पा वगैरह लगा के और आपकी मैं कैरेटिन वगैरह कर दूंगा, फिर आप बाद में कुछ करा लेना, अभी आपके बालों में जान नहीं है। दीदी ने कहा चलो थोड़ा मेरा हेयर कट कर दो, ऐसे करके वो एक गुरुजी ने लीला रचनी थी। देखो हेयर कट, हेयर ट्रीटमेंट तो एक बहाना था गुरुजी को। गुरुजी ने एक हफ्ता पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट होने वाली है। तो दीदी ने ना ऐसे करते करते ना मुझे पूछा कि और तुम्हारे बच्चे कैसे। तो मैंने बोला कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो तो वहाँ पर है अभी, नहीं वो यहीं थी सर, सॉरी उस टाइम वो गुड़गांव में थी, तो यूएस नहीं गई हुई थी। मैंने बोला ऐसे से वो उस गुड़गांव में है, जॉब करती है, उस टाइम वो जॉब करती थी, और छोटी वाली ने स्टूडियो खोला, छोटी भी अनमैरिड थी। तो उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है, मैंने कैसे, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ टॉप बनवाने हैं। 11:30 बजे वो आई और 1 बजे तक वो फ्री हो गई संकट जी, और वो मुझे कहती हैं कि तू ना मुझे अपनी बेटी के स्टूडियो ले चल। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं कैब बुक कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे पास ना गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी चलाती हूँ, नैनो थी मेरे पास उस टाइम गाड़ी, मैं नैनो में ही आती थी, मैं आपको गाड़ी में ले चलती हूँ। चाय वगैरह कुछ ठंडा वंडा पिया और हम वहाँ से निकल गए। 1 बजे अपनी बेटी के पास आ गए, आंचल के पास। पूरे रास्ते ना उन्होंने मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करी, हम अपनी इधर उधर की बातें करते रहे। वहाँ वो गई, उन्होंने वहाँ से 3-4 टॉप वगैरह सिलेक्ट करके बनने के लिए ऑर्डर दिया, नाप वगैरह दिया। ये भी एक बहाना बनना था कि वो उनको वहाँ भी जाना था और उनको मेरे पास भी आना था। और मैं बड़ी खुश कि देखो मेरी ओनर तो आज मेरी बेटी के स्टूडियो में भी जा रही हैं। तो मैं कहते हैं ना, हम दुनियादारी में जब होते हैं तो हम उस दुनिया में ही लिपटे रहते हैं, उस दुनिया में ही खुश रहते हैं कि ये, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत मीडिया में रहती थी, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए थे मेकअप में, मैं बहुत मेकअप में एक मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत बहुत अच्छी। मोमेंट सेरा कवर पेज करती थी, गृह शोभा में बहुत सारे आर्टिकल देती थी, वहाँ पे मैं मेकअप सिखाने की क्लास भी लेती थी गृह शोभा स्टूडियो में जाकर। और मेरी डॉटर के भी बहुत सारे उसमें शूट आए थे, और कई जगह लोग बुलाते रहते थे एज अ वीआईपी गेस्ट, चीफ गेस्ट बुलाते थे मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा मीडिया में रहती थी और काफ़ी लोग जानते थे, लेकिन इतने नहीं जानते थे जितने मुझे गुरुजी से मिलने के बाद जानने लगे। तो मैं हमेशा से वाहिगुरु जी से कहती थी, क्योंकि ना जैसे अब मेरा गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन है, अभी भी मेरा है, अपने वाहिगुरु जी के साथ भी है, पर उस टाइम मेरा जो बॉन्ड था ना श्री गुरु नानक देव जी के साथ वो बहुत अलग था। तो मेरे घर में मुझे, जैसे हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब था, जैसे आज ये रूम बना है, ऐसे हमारे वहाँ रूम था जहाँ हम रहते थे। एक नीचे रूम था, डुप्लेक्स घर था, वहाँ हमने एक कमरा गुरुद्वारे को दे रखा था, रेड कारपेट बिछा हुआ था, बाबा जी की भीड़ थी और बस हम उसी में खुश रहते थे। और हर हफ्ते सुखमनी साहिब जी का पाठ होता था और अमृत वेले होते थे संडे को, प्रभात फेरियाँ निकलती होती थी। तो मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था। और जैसे मैं, गुरुजी मुझसे अब टेलीपैथी से बात करते हैं, तब मेरे से श्री गुरु नानक देव जी टेलीपैथी से बहुत ज़्यादा बातें करते थे। तो तब भी लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, शुक्राना मेरे मालिक का कि अगर उन्होंने इतनी ये दात बख्शी हुई थी। तो बड़े बड़े बड़ी बड़ी आंटियाँ, बड़ी बड़ी उम्र के लोग बोल देते थे कि तेरे तो श्री गुरु नानक देव जी, तेरे तो पिता हैं, बड़ी जल्दी सुनते हैं, तो हमारी भी अरदास लगा दी। तो मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं किसी की, मैं तब भी यही बोलती थी कि हम किसी की अरदास नहीं लगा सकते, जबकि ये बात हमें फिर गुरुजी ने भी सिखाई। तो नहीं, अब मेरा कोई सलोन नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करती हूँ आंटी, सब बंद करा दिया गुरुजी ने, बताऊँगी अभी आपको मैं। तो मेरा वहाँ पर क्या हुआ कि मेरा गुरुजी ने जो मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैं आपसे भी वो शेयर कर रही हूँ, मुझसे ये वाली बातें मत पूछो, ध्यान चला जाता है फिर वहाँ पर। तो
श्री गुरु नानक देव जी को उन दिनों में ये बस कह रही थी कि गुरु, ये वाहिगुरु जी, आप मेरी हर बात का जवाब देते हो, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये 85,000 रेंट मैं कहाँ से निकालूंगी, और ऊपर से सैलरियाँ 30-30 हज़ार, नेल आर्टिस्ट की सैलरी, हेयर ड्रेसर की सब सैलरियाँ, मेरा 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो जब हमने शुरू शुरू में उसे खोला, 1 साल तो वो संगत जी बहुत ही अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ कि वो, मतलब कि मैं इतना नहीं निकाल पाई काम, धीरे धीरे थोड़ा, कहते हैं ना, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो जब सीज़न नहीं होता था तो मुझे ना, ये समझ लो कि मुझे अपने हस्बैंड से रेंट मांगना पड़ता था, और बाकी खर्चे मैं निकाल लेती थी, या मुझे कभी अपनी ज्वेलरी इधर उधर गिरवी रख के तो मुझे वो काम करना पड़ रहा था। अब जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 22 जुलाई को, वो 22 जुलाई का ही दिन था जब दीदी मुझे सैलून में लेके गई, और मेरे सैलून में ही और बेटी के स्टूडियो में ले गई। तो उससे पहले मैं 6 महीने से गुरु नानक देव जी से कह रही थी, हे गुरु नानक देव जी, हे वाहिगुरु जी, मुझे मेरा आंसर दे दो, मैं करूं क्या, मैं इसे चेंज कर दूं, मैं कोई सस्ता ले लूं, या मैं इससे बड़ा ले लूं, क्या करूं। मुझे जवाब नहीं दे रहे थे गुरु नानक देव जी, चुप हो गए थे, जैसे कि वो बिल्कुल ही मौन में चले गए संकट जी। अब मैंने उनको कहा कि कुछ तो बोलो, जो मुझे तुरंत रिप्लाई करते थे, जैसे गुरु जी की और श्री गुरु नानक देव जी की एक मिली भगत थी, एक प्लानिंग थी कि वो चुप हो गए और मेरे जीवन में, क्योंकि उन्हें गुरु जी को भेजना था। और फिर मैंने बहुत सारी जगहें देखी, 100 से ऊपर मैंने वहाँ जगह देखी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, हर जगह कोई, किसी का रेंट 1 लाख, किसी का रेंट 1,20,000, किसी का जो हमें चाहिए थी पॉश, मतलब प्राइम एरिया में, बिल्कुल मेन रोड पे। अंदर जो मिल रही थी वो 60,000, 65,000, नहीं समझ में आ रहा था। अब लीला शुरू होती है कि मैं दीदी को लेके, दीदी ने मेरे से कोई बात नहीं करी, और मैं आंचल के स्टूडियो बहरा इनक्लेव से लेके शालीमार बाग, 1 बजे हम वहाँ से निकले थे और 3 बजे हम वापस आ गए थे। 3, साढ़े 3 का टाइम था, हम अपने स्टूडियो में मैं पहुँच चुकी थी। रास्ते में दीदी ने मुझे वैसे ही पूछ लिया कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो मैंने बोला कि दीदी, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, और कभी कभी सीज़न नहीं होता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर ना मुझे ना ये जगह चेंज करनी है। तो दीदी ने कहा कि इतनी अच्छी तो जगह है, बिल्कुल लोकेशन है, झूलेलाल मंदिर के सामने है एकदम, और इतनी बड़ी मार्केट है, तो इतनी अच्छी जगह बैठी है, तो ये तो चलता रहता है उतार चढ़ाव। मैंने कहा मैं बड़ी परेशान हूँ, और ना गुरु नानक देव जी ना पता नहीं क्या हो गया, चुप से हो गए, कोई जवाब ही नहीं देते। कभी कभी मुझे आके जल्दी से टेलीपैथी से मेरे थॉट में डालते थे, किसी के थ्रू मुझे आंसर देते थे, पर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अचानक से मैं गाड़ी चला रही हूँ और मुझे दीदी बोलती हैं कि तू कभी बड़े मंदिर गई है। तो मैं कहती हूँ ये बड़े मंदिर क्या है। तो उन्होंने बोला छतरपुर में भाटी माइंस, जैसे मैं अब आप सबको बताती हूँ, वहाँ पर गुरु जी का मंदिर है। तो उन्होंने अपने फ़ोन से मुझे गुरु जी का स्वरूप निकाल के दिखाया, और उन्होंने बोला कि ये गुरु जी हैं, यहाँ पे ना जो मांगो ना तुरंत बात पूरी होती है। तो मैंने कहा कि दीदी मैं तो देखो किसी गुरु को नहीं मानती हूँ, मैं तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को मानती हूँ, आपको पता है मैं तो कट्टर गुरुद्वारे वाली हूँ, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ। दीदी कहती हैं कि देख, मैं भी सरदारनी हूँ, वो भी सरदारनी है। तो कहती मैं भी सरदारनी हूँ, मैं भी गुरुद्वारे जाती हूँ, मेरे घर भी बाबा जी की भीड़ है, पर मैं तुझे बताऊँ, जब मैं इंडिया में थी तो मेरा कोई काम हो नहीं रहा था। मुझे ना अपने बेटे को ना यूएस लेके जाना था। उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा जब हुआ तो उसके कुछ सालों के बाद उनके अंकल की, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ना यहाँ पे, मैं स्टूडियो तो अपना बंद कर चुकी थी, अपना पार्लर, तो मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की स्टडी यूएस में या कहीं ऑस्ट्रेलिया, अच्छी जगह पे, कनाडा में, कहीं पे मैं इसको करवाऊँ। तो मेरा ना कुछ काम बन नहीं रहा था, बहुत हमने कोशिश करी, बहुत पैसा भी लगाया। ऐसे ही मुझे किसी ने गुरुजी के मंदिर भेजा, तो हमारा वहाँ जाते ही ना हमारा वीज़ा लग गया, और हमारी वहाँ से कॉल आ गई मेरे बेटे की, और फिर हम ऑस्ट्रेलिया चल गए। तो इतनी जल्दी हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम बड़े नाशुक्रे लोग होते हैं, है ना संगत जी। तो क्या हुआ कि मैं ना पशुपेश में पड़ गई। मैंने कहा चलो ये बोल रही हैं, मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं ना कभी भी किसी गुरु का, किसी भगवान का अनादर नहीं करती थी। मेरे घर में मेरे हस्बैंड माता रानी को मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, नवरात्रे भी रखते थे, और खेतरी भी हर साल 2 बार बीजते थे, और जोत भी अखंड जगाते थे, और मैं शिरडी भी गई हुई थी। मैं भगवान को सबको मानती हूँ, रामनवमी हो, कुछ भी हो, मतलब हमने सब कुछ, पूरा त्यौहार मनाने ही मनाने हैं।
तो मैं उनकी बात सुन रही थी और जैसे कि ना सच में गुरुजी हिप्नोटाइज कर देते हैं, वो मुझे बोलती चली गई और मैं सुनती चली गई। तो मेरा स्टूडियो आ गया शालीमार बाग, वो उतर गई वहाँ से, उन्होंने अपनी कैब करी और वो अपने घर चली गई। उन्होंने बस जाते जाते मुझे इतना बोला कि थर्सडे को, उस दिन थर्सडे ही था, और उन्होंने बोला कि आज देखो आज है फ्राइडे, कल मैं थर्सडे बड़े मंदिर हो आई हूँ, क्योंकि परसों मेरी बेटी का आंचल का बर्थडे था 28 जुलाई को, कल थर्सडे उसको लेके जाना था। मुझे पता था आज मुझे सेवा में जाना है तो मैं नहीं जा पाऊँगी, वरना मैं हर 22 जुलाई को बड़े मंदिर जरूर जाती हूँ। तो संगत जी उन्होंने कहा कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है और 8 साढ़े 8 तक खुलता है, और मंडे को जो मंदिर है वो पूरा दिन खुलता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। अब देखो दीदी को इतना पता था कि वो पूरा दिन निकल गया, थर्सडे का दिन निकल गया, लीला तो गुरुजी रच रहे हैं, दीदी थोड़ा ना रच रही है, दीदी तो एक जरिया बनी है मेरे पास आने का। और दीदी मुझे कह रही है कि आज का दिन तो निकल गया, थर्सडे है, तो तू ना मंडे को, मैं बीच में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो मंडे को ना छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे आ जाइयो, 8 बजे पहुंच जाइयो, मैं तेरे को लेके बड़े मंदिर जाऊंगी, ये मेरी सेवा होगी। तो मैंने बोला कि दीदी देखो मैं ना आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि अगर मुझे, मैं अभी देखूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इन चीज़ों को मानते नहीं है, अगर वो मेरे को जाने देंगे तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करती। उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम मुझे बता देना। अब संगत जी मैं अपने स्टूडियो में आई, पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैं ना बड़ी खुश खुश सी थी, जैसे मैं इतने दिनों से उदास चल रही थी, डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन में रहती थी मैं। तो उस दिन ना मेरा अंदर का एक ऑरा ना बड़ा खुशनुमा सा था, जैसे उन दीदी से मिलने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद। कहते हैं ना जब आपके जीवन में किसी गुरु का प्रवेश होता है, किसी एक 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 महापुरुष का, एक ब्यूटीफुल सोल का आपकी एंट्री होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो अब एक खुशनुमा सा एहसास आपको हो जाता है। मुझे तो नहीं पता था ये एहसास मुझे क्यों हो रहा है। अब संगत जी 4 साढ़े 4 शायद बज चुके थे, तो लंच वगैरह किया। तो आते ही ना मैंने अपनी जो मेरी लड़की थी मैनेजर बलविंदर, मैंने उसको बताया कि, और जो लड़का था कपिल, वो बैठे हुए थे मेरी बातें सुनते रहते थे, तो मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसे से बोल रही थी कि तुम ना बड़े मंदिर जाओ और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो वो मुझे कहने लगी कि मैम आप चले जाओ ना, वो बोल रही हैं तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे चले जाऊँ, सर जाने ही नहीं देंगे मेरे को, तो वो तो कहाँ जाने देंगे बेटा, तुम्हें पता ही है। इतने में हमारे यहाँ एक लड़की आती है संगत जी नेल आर्ट कराने के लिए। तो वो नेल आर्ट कराती है, जैसे नेल आर्ट बच्चे कराते थे तो मैं वहीं बैठ जाती थी, उनको देखती रहती थी वो कैसे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं उस लड़की के सामने ही अपनी मैनेजर को बता रही हूँ कि ऐसे से मुझे बड़े मंदिर के लिए दीदी बहुत बोल के गई हैं। तो वो लड़की मुझे कहती है कि आंटी आप कभी बड़े मंदिर गए हो? मैंने कहा नहीं। तो कहती है आप ना जाओ एक बारी, बहुत ब्लेसिंग है वहाँ पे, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। अब दीदी ने बोला, इधर से मुझे उस लड़की ने बोला, थॉट तो ये डाल रहे हैं सबके मन में, भेज रहे हैं लोगों को कि एक लीला रच रहे हैं गुरुजी महाराज, मुझे कैसे बुलाना है अपने मंदिर में। वही 22 जुलाई का दिन है, दीदी आके चली गई हैं, थर्सडे को आई हैं, काम कराया है, सारी लीला रच गए गुरुजी, बेस बना रहे हैं कि मुझे बुलाना कैसे है। गुरु नानक देव जी को चुप करवा दिया, बैठ गए वो चुपचाप से। और फिर उसकी एक सहेली और आ जाती है लड़की की नेल आर्ट कराने के लिए स्टूडियो में। अब वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं और गुरुजी मेरे कान में उनकी बातें सुनवा रहे हैं। अब वो आपस में गुरुजी की कोई सत्संग सुना रही हैं और मैं कान लगा के सुन रही हूँ और शो कर रही हूँ कि मैं नहीं सुन रही। दोनों की दोनों गुरुजी की बातें कर रही हैं। और फिर दूसरी लड़की भी, मैं उसे फिर पूछती हूँ कि क्या सच में ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो तुम यहाँ पे बता रहे हो कि ओ गुरुजी हैं और बड़े मिरेकल्स करते हैं। तो उसने बताना शुरू किया कि सबसे पहला उसने मुझे बताया कि उसके जो दादू थे या नानू थे उनको कैंसर था, और कैसे कैसे वो जल प्रसाद से उनका लोटा ब्लेस करा के रहा, उनका कैंसर ठीक हो गया। तो मैंने बोला ऐसे भी कभी होता है कि दवाई नहीं ले रहे और कैंसर में? मुझे लगा ये ना ऐਵੇਂ फेक लोग बातें कर रहे हैं, ये जैसे बहुत सारे उन दिनों गुरुजी गुरु चल रहे थे, तो मुझे लगा ये भी कोई गुरुजी होंगे, भाई मैं तो नहीं जाऊंगी। तो दूसरी लड़की भी मुझे कहती है कि आंटी आप कभी बड़े मंदिर गए हो, आप जाओ एक बार। अब संगत जी बज गए 5, साढ़े 5 बज गए, उनका काम करते करते 1.5 घंटा हो गया और मेरे माइंड में गुरुजी डलवा रहे हैं। वो लड़कियां चली गई, मैंने अपनी उसी लड़की से कहा
मैनेजर से। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ में। पहले दीदी आई, फिर उन्होंने बोला तुम बड़े मंदिर नहीं गए, अब ये कह रही हैं। कहती मैम इतने परेशान हो ना, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो इतनी जगह चले गए, ज्योतिषियों से पूछ लिया, पंडितों से पूछ लिया, भाई सलोन का स्टूडियो खर्चा कैसे चल निकल नहीं रहा, गुरुद्वारे भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एक बार चले जाओ, कौन से गुरुजी देख के आओ हैं। तब तक मुझे दीदी ये नहीं बता पाई थी कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मुझे थोड़ा आइडिया था। अच्छा एक बार मैं और बताना चाहूँगी, इससे पहले ना एक और मैं जैसे जाती थी कहीं कहीं अपने सेमिनार वगैरह में, तो वहाँ पे मुझे रजौरी साइड से ना कोई एक आंटी मिली थी, नीता आंटी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो भी ना हमेशा जय गुरुजी बोलती थी। जब हम फ़ोन पे बात करते तो मैं वाहे गुरुजी बोलती थी, वो जय गुरुजी बोलती थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मैं वाहे गुरुजी बोलती हूँ, ये मुझे वाहे गुरुजी क्यों नहीं बोलती है। तो वो बोलते हमेशा जय गुरुजी बोलती, मैं जय वाहे गुरुजी बोलती थी। तो उसने मुझे कई बार बोला था कि तुम ना मेरे साथ में ना एक बार गुरुजी के मंदिर चलो। तो मैंने बोला कि नहीं 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 देखेंगे। उन्होंने मुझे अपने घर सत्संग में 2-3 बार बुलाया, मैं नहीं गई वहाँ पे। वो मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं देखूँगी। तो संगत जी यहाँ मैं आपको एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि उससे उससे भी पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी, उससे भी 1-2 साल पहले की बात है कि हमारी बड़ी बेटी का ना कहीं से कोई रिश्ता आया था। तो जरा सी बात शुरू हुई थी, तो फिर हम लोगों ने आपस में मतलब वो रिश्ता हमने किया नहीं था, समझ में नहीं आया था कुछ। पर उनके घर से जो भी उस लड़के का जो भाई था, जब वो पहली बार हमें मिला तो उसने ना मुझे ना 2 ना की रिंग दिए थे ऐसे स्टील के, उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। ये बात मुझे बहुत साल के बाद याद आई। उसने मुझे बोला कि आंटी ये ना गुरुजी का बड़े मंदिर है, जहाँ राधा स्वामियों का ब्यास वालों का होता है ना, वहीं पे उसके सामने ही है, आप कभी जाना। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखेंगे। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाती। उसने कहा मेरे साथ एक बार चलो। उन्होंने मुझे 2 की रिंग दिए संगत जी, और मैंने वो की रिंग उठा के अपने घर में कहीं पे रख दिए थे। देखो गुरुजी तो हमारे घर तभी आ चुके थे। अब उस वहां भी रिश्ता नहीं हुआ, बात हुई जरा सी हुई, एक बार हुई, खत्म हो गई, पसंद नहीं आया, जो भी हुआ। गुरुजी मेरे घर में एंटर कर चुके थे, किस रूप में मुझे नहीं पता। मैंने वो की रिंग कहाँ रख दी है मुझे आज तक नहीं वो की रिंग मिले। शायद कभी जिंदगी में मुझे मिल जाए गुरुजी ने किस कोने में वो की रिंग रखवा रखे हैं, क्योंकि मुझे इतना याद है कि मैंने वो किसी को कभी दिए नहीं थे। अब दीदी के जाने के बाद जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो अचानक से मैं उसी आंटी को, नीता आंटी को फ़ोन करती हूँ कि आंटी ऐसे ऐसे ना आप खुश हो जाओ बड़े। कहती क्या हुआ। मैंने कहा मैं ना मेरी ऐसे से एक दीदी आई थी, मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई। ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं वो, और ऐसे आज वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे बोला कि तू बड़े मंदिर जा। तो मैं ना इस मंडे को ना बड़े मंदिर जा रही हूँ, आप कब जाते हो। उन्होंने कहा मैं तो कभी भी चली जाती हूँ, मैं तो कोई मुझे बोलता है मैं तभी चली जाती हूँ। तो मैंने कहा फिर आप भी मंडे को वहाँ पे आ जाना, तो हम इकट्ठे चलेंगे। तो अचानक से ना वो मुझे कहती हैं कि आज क्या वार है। मैंने कहा आज थर्सडे है। संगत जी उस समय 5:15 5:30 बज चुके थे। कहती हैं पागल है तू, मंडे की वेट करेगी, तू आज ही चल। मैंने बोला आज आज कैसे जाऊँ, 5:30 बज गए हैं, 7:30 बजे हम स्टूडियो बढ़ा देते हैं, 8 बजे तक मैं घर पहुँच जाती हूँ, मुझे उस टाइम खाना वाना सब कुछ करना होता था, और मैं अपने अंकल को बताए बिना तो जा ही नहीं सकती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड को बताए बिना मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा अरे तू चल ना, हम 10-11 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो मैंने बोला अच्छा। जैसे मैंने उन्हें मना नहीं कर पाई संकट जी, और मैंने उनको बोला कि मेरी तो गाड़ी भी है, मैं गाड़ी कहाँ छोड़ूं। उन्होंने कहा गाड़ी तू वहीं छोड़ दे और तू शालीमार बाग से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन आ जा ऑटो करके, और वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो आती है, छतरपुर उतर जा, मैं तुझे वहीं मिलती हूँ। इतना कह के ना उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। अब मैंने कहा कि ये तो बड़ी मेरे पीछे ही पड़ गई है, मेरे को गुरुजी क्या ले जाने वाली हो गई है, ये तो वहाँ पहुँच रही है। मैंने दोबारा से कॉल किया तो उनका फ़ोन आ रहा नॉट रीचेबल। मैंने कहा गुस्सा करेगी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि भाई वैसे से एक आंटी आई, दीदी आई थी मेरी, और दीदी के नाम पे थोड़ा वो प्रभावित हो गया था, आंटी के नाम से तो वो प्रभावित नहीं हुआ कि जो इनकी दीदी इसकी ओनर और वो सरदारनी, अगर वो कह रही हैं तो कोई बात होगी। तो कहने लगा मम्मी आप चले जाओ पर पापा को बता दो। मैंने कहा साहिब तू ना पापा को बाद में बताइए जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, नहीं तो मुझे जाने नहीं देंगे।
कहता है देख लो आपको डांट पड़ेगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू बाद में बता दियो। जैसे मुझे ना गुरुजी एक शक्ति दे रहे थे मेरे अंदर कि मैं आज मुझे आना ही है। शुरू सुबह से उन्होंने अपना ऑरा देना शुरू किया था। 11 साढ़े 11 के बाद हमारी बातचीत हो रही थी और वो लीला रच रहे थे और वो बेस बना रहे थे और मेरे पास मेरे कान में डाल रहे थे। संगत जी मेरे को, मैंने एक स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर कुर्ती पहनी हुई थी और उस आंटी को पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ बड़े सज धज के लोग आते हैं, आ जाओ। तो मैंने ऊपर ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा भी ले रखा था। तो वो मेरी मैनेजर और हेयर ड्रेसर कहते हैं मैम चले जाओ, आज आपको बार बार ना शायद गुरुजी बुला रहे हैं। वो भी सरदारनी थी लड़की। तो वहाँ से संगत जी मेरे स्टूडियो के बाहर ही जैसे एक ऑटो वाला आके खड़ा हो गया और मैं ऑटो में बैठ गई और मैं चली गई मेट्रो स्टेशन। एक अलग ही अद्भुत सा एक हिप्नोटाइज था, एक कोई जैसे मुझे एक चुंबक खींच रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी संगत जी उस समय। मेरा माइंड कुछ सोच नहीं रहा था, सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसे गुरु हैं जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मेरा भी कोई कल्याण कर देंगे, कि मुझे कोई रास्ता दिखा देंगे कि मैं इसका करूं क्या, इतना रेंट इतनी सैलरियां मैं कैसे निकालूं। मैं वहाँ पहुंची और फटाफट मैंने मेट्रो की टिकट ली और मैं बैठ गई और मुझे जाते सीट मिल गई। अब संगत जी मैं तो हमेशा गुरु नानक देव जी के भजन शब्द सुनती रहती थी, गुरबानी सुनती रहती थी। तो जैसे मुझे लगा कि मैं जिस ट्रेन में बैठी हूँ मेरे इधर वाला भी गुरुजी की बातें कर रहा है और मेरे इधर वाला भी गुरुजी की बातें कर रहा है। मैंने कहा ये सब पागल हो गए हैं क्या? मतलब आज मेरे को गुरुजी अपने मंदिर में बुला रहे हैं तो ये सारे ही लगता है बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो मुझे ना लगा कि थर्सडे है, तो वो कह रही थी आंटी की थर्सडे को ना वहाँ पे बड़ी संगत आती है, तो शायद ये ट्रेन ही सारी बड़े मंदिर जा रही है। मतलब बड़ा हंसी आती है सोच के कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं कितनी मतलब फूल थी उस समय। मुझे पता नहीं था या मेरा भोलापन था, क्या था वो। तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं चुप ही नहीं हो रहे लोग, मुझे कुछ सुनने नहीं दे रहे। मैं कुछ शब्द, मेरे मन में वाहेगुरु का सिमरन चल रहा है और ये लोग गुरुजी 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 कर रहे हैं। और मैं पता नहीं कि किस समय मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। संगत जी मन में एक डर था, बार बार एक ही बात कह रही थी कि जा तो रही हूँ वाहेगुरु जी एक गुरु जी के पास, एक नया गुरु ढूंढ लिया मैंने। अब आप तो मुझसे बहुत नाराज हो जाओगे क्योंकि मैंने जिंदगी मेरी निकल गई और मैंने कभी कोई गुरु को नहीं बनाया, पर अब आपने तो मेरे को माफ़ करना नहीं है। अब मेरा जो होगा देखा जाएगा, घर वालों ने वैसे ही नहीं मेरे को छोड़ना, कलेश तो होना ही है। और मैं कह रही थी कि जो भी आप गुरुजी हो, शक्ल तो मुझे उनकी इतनी पता ही नहीं थी क्योंकि मैंने फ़ोन में हल्का सा उनका चित्र स्वरूप देखा था, मुझे बचा लेना। आज जिस सलोन के खर्चे की बात करने जा रही थी वो तो भूल गई थी और कह रही थी कि बस मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कहें, लड़ाई झगड़ा ना हो। संगत जी मैं जैसे ही उतरी, मुझसे पहले ही वो आंटी येलो कलर का सूट पहन के, उनके इतने बाल कटे हुए और खड़ी हुई थी, गोरी सी हैं, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहती है चल। मैंने बोला हाँ हाँ चल रही हूँ। भाग रही आगे आगे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतरी और जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे वो पॉइंट है, टी पॉइंट, जहाँ से हम लेफ्ट मुड़ते हैं, जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, और उस टाइम पे लोग गाड़ी रोक लेते थे और लोगों को बिठा लेते होते थे। तो मैंने बोला अब हम कैसे जाएंगे, ऑटो करेंगे? कहती नहीं, यहाँ से ना 20-25 मिनट लगते हैं, ऑटो में नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे देखना हमें बड़ी सी गाड़ी आएगी और वो रुकेगी और हमें लेके जाएगी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी किसी की गाड़ी में, मैं लिफ्ट नहीं लेती, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। आंटी प्लीज़ आप हम ना अपना ऑटो कर लेते हैं या हम कोई किसी और कैब में चल जाते हैं, मैं ना ऑटो में चल जाऊँगी, मैं किसी गाड़ी में नहीं जाऊँगी। कहती चुप चुप कर, ये ना लिफ्ट नहीं होती, ये शटल सेवा होती है, यहाँ पे ना गुरुजी गाड़ी भेजते हैं। मैंने कहा बड़े लैविश गुरुजी हैं, इतनी दूर अपनी संगत के लिए गाड़ी भेजते हैं। मैंने एम ही बोल रही है, पागल है, कौन गाड़ी आएगी। संगत जी हम उतरे ही थे और हमें 1 मिनट भी नहीं हुआ था, हम ऐसे लेफ्ट में खड़े हुए थे। 22 जुलाई का दिन, आज ही का दिन था और शाम का समय था, धूप बड़ी तेज़ थी, गर्मी बहुत थी। और मुझे उन दिनों गर्मी में जितनी मैं धूप में मैं निकलती नहीं थी, निकलूँ तो मेरे माइग्रेन शुरू हो जाता था और सर्वाइकल तो मुझे रहता ही था। तो वो दोनों मेरे अटैक करते थे और मेरा सर फटता था। उस टाइम तक मेरा सर दर्द नहीं हो रहा था और मुझे गर्मी बड़ी लग रही थी। तो मैं उतरी और खड़े ही हुए थे अभी हम, इतने में एक गाड़ी आके रुकती है, लंबी सी ब्लैक कलर की गाड़ी, मुझे ज़्यादा गाड़ियों के नाम नहीं पता, पर बड़ी आलीशान गाड़ी थी।
और उस गाड़ी का गेट खुलता है पीछे से, उसमें एक आंटी बैठी होती है, आगे दो अंकल बैठे होते हैं, पीछे एक आंटी बैठी होती हैं और कहती हैं आ जाओ। और वो आंटी झटके से मेरा हाथ पकड़ के अंदर बैठ जाती हैं और मैं बहुत डरती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी गाड़ी में मुझे बिठा दिया, पता नहीं कैसे गुरुजी होंगे, मतलब ऐसे लेडीज़ को लेके जाते हैं, मतलब बहुत ही अलग ही थॉट्स थे उस समय मेरे मन में कि क्योंकि उन दिनों वो गुरुओं ने ऐसा माहौल बना रखा था। हमारी गलती भी नहीं गुरुजी, सॉरी, आपको पता है मेरे भाव क्या थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं ये मुझे कौन से गुरु के पास ले जा रही है जो गाड़ी भी भेज रहे हैं हमारे लिए। ऐसे कोई गुरु होते हैं जो गाड़ियां भेजते हैं लेडीज को लेने के लिए, आगे दो आदमी बैठे हैं। पर जैसे ही संगत जी में उसमें बैठी ना, मुझे एक अलग ही तरह की ना फ्रेग्रेंस आई उस गाड़ी में से, फूलों की, गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। तो मेरे मन में आया कि इन्होंने ना यहाँ पे कोई परफ्यूम लगा रखा होगा। और आगे ना एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था गाड़ी में, और उसमें शब्द चल रहा था, शुक्र करा गुरु जी तेरा शुक्र करा। सोनिया अरोड़ा जी का पुराना शब्द जो पहले वो सुनाया उन्होंने, शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा, तुसीदार अपने बुला लिया, मुझे याद नहीं है वो वाला। और मैं ना उसमें खोस ही गई। अब वो आंटी ना उसके पीछे पड़ गई, आंटी के और अंकल के, आप कब से जुड़े हो, आप कब से जुड़े हो, आप कब से जुड़े हो, कब से जाते हो। अब मेरे को लगे कि आंटी चुप ही नहीं हो रही है, चुप हो जाए तो मैं कुछ, ये भजन इतना सुंदर है, मैंने पहली बार सुना है, मैं इसको सुनूं और मैं अपने अंदर उतार लूँ। वही बात होगी जैसे गुरुजी ने मुझे पूरा हिप्नोटाइज कर रखा था संगत जी। अब मैं खो गई उस शब्द में और पता नहीं कब गुरुजी का मंदिर आ गया। हम गाड़ी से उतरने लगे, उन्होंने उनको शुक्राना कहा, मैंने भी उनको थैंक यू बोला। तो वहाँ आते ही मेरी फीलिंग तब तक बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई गलत जगह नहीं है। आंटी ने मुझे बोला कि यहाँ पे ना सेवादार होते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे वो आपको कहेंगे ना आप वैसे वैसे बैठना, जहाँ वो बोले वहीं बैठना। फिर वो बोले आगे चलो तो आगे चलना, जो यहाँ खाने को पीने को मिले वो आपने पीना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर जो भी मिलेगा आपको पूरा खाना होता है, मना मत करना, वो ब्लेसिंग होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ पे शब्द गुरबानी चलती है ना, वो यहाँ के ना मतलब उसमें ना आपको अपने आंसर मिलते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ये धरती बड़ी पवित्र है, आप यहाँ पर आ गए हो ना, अब आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, मैं चाहती थी तुम यहाँ आओ और तुम्हें आज गुरुजी ने यहाँ बुला लिया। और संगत जी मैंने लेफ्ट में देखा राधा स्वामी जी का, मैंने कहा मैं सही जगह पे आ गई हूँ। मैंने राइट में देखा बड़े मंदिर का बड़ा सुंदर सा गेट, और उन दिनों वहीं पे ही चप्पलें उतारते होते थे, कोई उधर जो गुरुजी के जहाँ मंदिर में एंटर करते वहीं पे चप्पल स्टैंड बना हुआ था। चप्पलें उतारी और अंदर जाने लगे, बड़ा ही एकदम ऐसे जैसे प्लांट्स में से फीलिंग आ रही थी, खुशबू 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 चारों तरफ से। कभी मुझे मोगरा ही खुशबू आ रही, कभी मुझे गुलाब की आ रही, ना मुझे वहाँ गुलाब दिख रहे ना मुझे वहाँ मोगरा दिख रहा। मैं कह रही हूँ पता नहीं इधर मोगरा इधर गुलाब है कहाँ, छुपा के रखे हैं क्या इन्होंने फूल। तो मैं उन आंटी से कुछ नहीं कह रही थी। संगत जी हम लाइन में जा रहे थे, चलते गए, हमने गणपति जी के दर्शन किए। उन्होंने आंटी ने बोला कि ये गुरुजी की महासमाधि है, और मैंने बोला अच्छा। तो मैं जैसे चुपचाप चल रही थी, एक भाव था मन में, एक यही भाव था कि आप जो भी हो ना बस आज मुझे बचा लेना, मुझे आज डांटना पड़े घर जाके। कुछ नहीं कह रही थी, जो मांगने आई थी वो ब्लैंक हो चुकी थी, किस लिए किस प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। और मैंने उन आंटी से कहा भाई आज तो हमें 11 बजेंगे, इतनी 2 घंटे लगा के हम यहाँ पहुँचे हैं, अब घर जाएंगे तो 10-11 तो बजेंगे। उन्होंने कहा हाँ, पर हम लंगर खाए बिना नहीं जाएंगे। बहुत संगत थी, बहुत लंबी लाइन थी, और मन में आ रहा था कि बस भाग जाऊँ यहाँ से, जो दर्शन करूँ और निकल जाऊँ, लंगर खाना जरूरी नहीं है। उन दिनों ऐसे समझ में नहीं आता था कि इस लंगर को खाना कितना ज़रूरी होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम घर जाके रोटी खा लेंगे, रहने दो लंगर नहीं खाएंगे, आप बस मुझे ले चलो। जैसे ही मैंने उस के अंदर मंदिर के अंदर एंटर किया संगत जी, बड़े मंदिर में जब मैंने एंटर किया तो वहाँ पे क्या शब्द चल रहा था गुरुद्वारे वाला, तू काहे डोले प्राणिया तुहे राखेगा सिरजनहार, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अब संगत जी मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो कुर्बानी चल रही है, गुरुद्वारे के शब्द चल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बड़ी खुश हो गई। अब अंदर गए हम, और उसके बाद
चलते गए उन्होंने समाधि के दर्शन कराए और फिर मेरे को शिव जी के जहाँ नाग बनाया पूरा बाहर शिव जी की मूर्ति वहाँ नीचे बिठा दिया। और आप मानोगे संगत जी, उस समय मुझे नागों के बहुत सपने आते थे और मैं बहुत डर जाती थी। मैं बहुत सोमवार के व्रत रखती थी और मैं हमेशा भगवान से कहती थी मुझे नाग देवता के सपने ना आए। और जैसे वो गोल सा अजगर बना होता है वहीं पे मुझे पीछे बिठा दिया और मैं उनको देख के इतना डर रही थी। और मैं डर के मारे और गर्मी के मारे मेरा हेडेक शुरू हो गया, मेरा माइग्रेन बहुत बढ़ गया और मेरी ये दोनों नसें फटनी शुरू हो गई। और मैंने सर के ऊपर ऐसे करके अपना नेट का दुपट्टा ले रखा था संगत जी। आंटी मुझे कहती हैं दुपट्टा उतार दो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता दुपट्टा लेना। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे शब्द गुरबानी चल रही है, मैं दुपट्टा जरूर लूँगी। संगत जी थोड़ा थोड़ा आगे करते गए गुरु जी के मंदिर की सीढ़ियों तक मैं पहुँच गई चलते चलते। वहाँ पे हमें अंधेरा हो चुका था, चाय प्रसाद का लंगर आया और आंटी ने मुझे कहा आप चाय पियो। मैंने कहा बहुत गर्मी है और मेरा माइग्रेन हो रहा है, इस समय तो मैं नींबू पानी पीती हूँ, मैं चाय तो पीती नहीं हूँ। उन्होंने कहा ये पी लो, तुम ठीक हो जाओगे इसको पीते ही। मैंने चाय का गिलास हाथ में लिया, शिवलिंग की तरफ देखा, मैंने कहा लग तो आप शिव जी रहे हो यहाँ पे, गुरु जी तो पता नहीं कौन से हैं, चलो शिवलिंग है, शब्द गुरबानी चल रही है और शिवलिंग रखा हुआ है, शिव जी बैठे हैं साथ में, चाय पी लेती हूँ। संगत जी मैंने चाय पीनी शुरू करी, उसमें एक अलग ही फ्रेगरेंस, एक अलग ही खुशबू थी और मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि चाय पीने से पहले मेरे टप 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 आंसू बह रहे थे। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा था कि मैं चाहती थी कि मैं अंदर जाऊं और देखूं कि ये कौन से गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ से मुझे इतनी दूर से सुबह से ये लीला रच के, तब लीला रचने का भी मतलब नहीं पता था कि मुझे कैसे बुला लिया यहाँ पे। और मन में एक था कि हाय भाई गुरु जी तो आज बहुत नाराज हो जाएंगे, मुझे गुरुद्वारे ही नहीं अब तो बुलाएंगे। और उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे चाय मिली और मैंने चाय पीते पीते यही बोला कि बस आप जो भी हो ना, जिसकी भी ये चाय है, मेरा सर दर्द ठीक कर दो। मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, एक तो सर दर्द से रो रही थी और एक मेरा भाव जो कनेक्शन हो रहा था उससे मैं रो रही थी। चाय अंदर गई मेरे और मेरा सर दर्द थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। मैं थोड़ी खुश हो गई, मैंने कहा वाह, इन्होंने तो अपनी चाय पिलाते ही मेरा सर दर्द भी गायब कर दिया। आंटी ने बताया था कि यहाँ के चाय प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में ब्लेसिंग होती है, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। वहाँ से उठे, अब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े, मंदिर की सीढ़ियों को मत्था टेका। तब नहीं पता था कि, क्योंकि तब वहाँ पे डू नॉट टच भी नहीं लिखा हुआ था और तब ये भी नहीं पता था कि ये मंदिर की सीढ़ियों को नहीं छूना चाहिए। ये हमें बाद में पता चला कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की 5 सीढ़ियाँ होती हैं, इस पर हमें कभी भी मत्था नहीं टेकना चाहिए, सीधे चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई गुरुद्वारे की सीढ़ियाँ नहीं है। संगत जी अब अंदर गए, मंदिर के अंदर एंटर हुए, सामने बिल्कुल ये वाले जो आपने देखे हैं, ये वाहिगुरु जी, गुरु नानक देव जी का स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के वहाँ पे स्वरूप लगे हुए थे। और मैंने देखा कि साथ में शिव जी, नीचे शिव जी बैठे हैं और ऊपर गुरु नानक देव जी बैठे हैं। मैंने कहा वाह, ये तो मैं गुरुद्वारे में आ गई हूँ, ये तो मैं शिव जी के मंदिर आ गई हूँ। मैंने गुरु जी की कुर्सी जो गद्दी थी वो देखी ही नहीं, क्योंकि उन दिनों मुझे ये नहीं पता था कि ये गुरु जी गद्दी क्यों लगती है, ये गद्दी पे बैठते हैं या ये आएंगे बैठेंगे। मुझे इतना बता दिया था आंटी ने रास्ते में कि वो चोला छोड़ चुके हैं और उनकी वहाँ गद्दी लगती है। तो मुझे लगा कि यार उनकी गद्दी पे कोई आके बैठता होगा, उनका कोई वारिस होगा, उनको कोई बेटा या कोई, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने ऐसे उस गद्दी की तरफ देख के हल्का सा मत्था टेका, मैंने देखा ही नहीं। और जो गुरु जी के स्वरूप लगे थे मैंने वो भी नहीं देखे। मैं यूँ ऐसे नमस्ते करी और गुरु नानक देव जी को, शिव जी को देखती रही। और मुझे गुरु जी ने बिल्कुल, तब हम बैठते होते थे मतलब मंदिर में हमें 15-15, 20-20 मिनट बिठाते होते थे, आधा घंटा। तो मुझे सबसे आगे गुरु जी गद्दी के बिल्कुल पास जो एक चेन लगी होती है वहाँ पे बिठा दिया। मतलब इधर भी बिठा सकते थे, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पीछे कहीं बिठा सकते थे, पर गुरुजी ने तो मुझे अपने चरणों में बिठाना था। और सामने गुरुजी के वो रंगोली बनी हुई है और वो कुशन रखा हुआ, उसमें माला रखी हुई है और बस मेरी नज़रें ऐसे देख रही हूँ कि इतना पैसा लगाया है इन्होंने इस मंदिर में, क्या फ्लावर है, क्या रंगोली है। मैं तो ऐसी रंगोली कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं बनाऊंगी। आज गुरुजी ने वो दिन भी दे दिया कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतनी सुंदर रंगोली बनाते हो। तो मैंने कहा वाओ, क्या फूल है, इतने महंगे, इतना लैविश यहाँ पे सब कुछ है,
बड़ा पैसा होगा इन गुरुजी के पास ना, ये बड़े पैसे वाले होंगे, इनको बड़ा चढ़ावा आता होगा। तो मैं वहाँ पे जैसे मत्था टेका तो मैं कुछ चढ़ाने लगी, तो सेवादार ने बोला यहाँ पे कुछ चढ़ाते नहीं है, बाहर गुल्लक लगी, अगर आपका मन है तो वहाँ डाल दो, नहीं तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी गुरु हैं जो कुछ लेते भी नहीं है, कोई चढ़ावा भी नहीं लेते हैं, और सबको इतना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, चाय दे रहे हैं, लंगर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये लोग? कुछ तो कारण होगा, जो थॉट्स गलत गलत नेगेटिव थॉट्स आ रहे, होता है ना, ऐसे ही होता है। अब बैठी रही 15-20 मिनट बैठी रही, गुरबानी चलती रही, और आंसू थे कि थम नहीं रहे थे, और कुछ नहीं बोल रही थी उनको कि मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ आपके पास। बस एक ही बात कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कहें जब मैं घर पहुँचूँ। अब मैं उठने को लगूँ तो वो सेवादार कहें अभी बैठो आंटी, आंटी मेरे को कहे ऐसे नहीं उठ सकती जब तक सेवादार ना बोले। अब मैं घड़ी देखूँ, मुझे उठाया गया, बाहर निकली, गुरुजी का रूम देखा, वहाँ उनके जोड़े देखे। मैंने कहा ये तो बड़े आलीशान गुरु हैं भैया, पता नहीं कैसे क्या करते होंगे, मुझे कुछ नहीं पता। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया और लंगर हॉल की तरफ चल दी। अब लंगर हॉल की तरफ गई तो ये पता नहीं था कि सावन के दिन होते हैं, तो वहाँ पे मुझे दाल और पता नहीं पनीर की सब्जी मिली और खीर मिली और मालपुआ मिला। वाह वाह वाह, लंगर प्रसाद खाया, बड़ी तृप्त हो गई आत्मा 2 रोटी में ही। उसके बाद बाहर निकली तो मैं ना सत्संग मेरा लंबा हो जाएगा, हमें निकलना है संगत जी, मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूं क्योंकि 1 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो संगत जी हमने ना लंगर प्रसाद खाया, और मैंने उन आंटी से बोला कि मुझे ना, मैं हर रोज़ ना गुरुद्वारे की सेवा करती हूँ, आज मैं सुबह करके नहीं आई, मुझे यहाँ थोड़ी सेवा मिल सकती है? इतने लोग काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, मुझे भी थोड़ी सेवा दिला दो झाड़ू मारने की। तो आंटी बोलती है कि यहाँ पे सेवा ऐसे नहीं मिलती, यहाँ तो बैच मिलता है तभी सेवा मिलती है। बाहर आए, जल प्रसाद स्टील के गिलास में मिलता था, वो पिया। एक अंकल खड़े थे, तो उनको मैंने बोला, उनके भी बाल नहीं थे बिल्कुल भी, तो मैंने बोला कि अंकल मुझे सेवा मिल सकती है? अंकल कहते हैं, ऐसे मुझे देखा, कहते हैं आंटी यहाँ सेवा नहीं मिलती, जाओ खड़े हो जाओ वहाँ जाके। 2 मिनट बाद ही वो अंकल मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं आपको सेवा करनी है? मैंने कहा हाँ। कहते जाओ अंदर जाके ना गिलास धो लो, बर्तन धो लो। मैं तो बड़ी खुश। वो आंटी मुझे कहती हैं कि, उनको कहती हैं अंकल को कि मैं यहाँ 4 साल से आ रही हूँ, मुझे तो आज तक आपने सेवा नहीं दी, ये पहली बार आई, इनको सेवा दे दी, तो मेरे को भी जान दो। तो कहते तुसी भी जाना है, जाओ तुसी भी जाके उधर कर लो। अब छोटा सा एक कमरा था, वहाँ पे 4 सिंक लगे हुए थे, एक इधर 2 बीच में। इधर आंटियाँ सारी गिलास धो रही थी, ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था। कहते हैं आंटी ये गिलास हम मांझ के दे रहे हैं, आप इसको पानी से निकालो। सर पे चुन्नी मेरे अभी भी थी और गर्मी तो लगी रही थी, माइग्रेन थोड़ा थोड़ा हो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मैं नींबू पानी में नींबू निचोड़ के मैं पीती थी, तो मेरा माइग्रेन ठीक हो जाता था। ये बात सिर्फ मुझे पता थी, और गुरुजी तो मैं पहली बार मिली हूँ, मुझे क्या पता इनको कैसे पता चला है। अब चाय मैं पी आई थी, जैसे ही मैंने गिलास धोने शुरू करे, मेरे पीछे एक आंटी आके मुझे ऐसे से कहती हैं, आंटी संगत जी इतना बड़ा गिलास, जैसे पीतल का गिलास होता है बड़ा, नींबू पानी का, और मुझे कहती हैं कि ना मेरे को कहती हैं कि ना ये नींबू पानी ना आप ले लो, आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, गुरुजी ने भेजा है? मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं तो वहाँ बैठ के चाय पीते समय बोल रही थी अपने मन में कि मेरे को चाय से माइग्रेन और बढ़ जाएगा, मैं नींबू पानी से ठीक होती हूँ, इन्हें कैसे पता चला कि मुझे नींबू पानी चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि आंटी ये जो इधर बर्तन धो रहे हैं, इनको भी दे दो ना, मुझे दे रहे हो। उन्होंने कहा आप पी लो आंटी, आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। अब बताओ, अब तो कनेक्शन बढ़ना ही था, अब तो रोना और आना ही था, शुक्राने होने ही थे। अब मन से निकला उनके लिए बहुत बड़ा एक शुक्राना, पहली बार कि आप सच में यहाँ पे विराजमान हो, आप किस रूप में हो जो आप दिल की बात जान जाते हो। अब मैंने वो नींबू पानी गटागट पी लिया और मुझे बड़ा ही ठंड पड़ी। उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी और पानी मेरे पे गिर रहा था ठंडा ठंडा, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था गीले होने में, गर्मी बहुत लग रही थी मुझे। सोचो आज के दिन कितनी गर्मी होती है। मैंने 10-15 मिनट सेवा करी, मैं बाहर आ गई। अंकल कहते हैं हो गया, राज गए हो? मैं क्या अंकल, आज तो मैं पहली बार मंदिर आई हूँ, मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे आज जाना है, मैं अगली बार करूँगी। कहते हैं अंकल कहते हैं कि ऐसे नहीं सेवा करते होते, सेवा करनी तो पूरी किया करो आगे से। मैंने कहा अच्छा सॉरी अंकल। मैंने आंटी का हाथ पकड़ा, मैं कहा आंटी भागो,
अब संगत जी हम जल्दी जल्दी से निकले और वैसे ही सेम टू सेम बाहर खाए। आंटी कहती है शक्ल सेवा आएगी। मैंने कहा आंटी अब तो ऑटो कर लो। कहती तू रुक जा। संगत जी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके रुकती है, उसमें आगे एक सरदार अंकल बैठे होते हैं और उनका एक बेटा बैठा होता है। दरवाज़ा खोलते हैं, हमें अंदर बिठाते हैं, सिर्फ हम दो होते हैं पीछे। चल दी गाड़ी। अब सोचो गुरु जी के मंदिर से लेकर और छतरपुर तक 20-25 मिनट तो लगते ही हैं। अब वो आंटी फिर शुरू हो गई, तुसी कदों तो जुड़े हो, तुसी कितने टाइम तो आ रहे हो। मैंने कहा आंटी अब आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि मेरे मन में बड़े सारे थॉट चल रहे थे वहाँ बैठ के। तो मुझे लगा ये तो सरदार जी है ना जो आ गए हैं, इनसे पूछती हूँ मैंने उन अंकल को आगे होके बोला। मैंने कहा अंकल बस आप मुझे एक बात का जवाब दे दोगे। कहते हैं हाँ जी आंटी बोलो। मुझे लगा कि मुझे आंटी क्यों बोल रही, इतनी बूढ़े से अंकल है मुझे आंटी बुला रहे हैं। फिर मैं मन में सोचती थी कि पता नहीं मैं आंटी लग रही होंगी, मुझे कोई आंटी कहता नहीं है। उसके बाद ना अंकल को मैंने बोला अंकल मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। मैं शुरू से बचपन से बंगला साहब जाती हूँ, मेरे घर में बाबा जी की भीड़ है, मैं गुरुद्वारे की सेवादार हूँ। मैं पहली बार आज किसी अलग से गुरु के मंदिर में आई हूँ, तो मेरे मन में एक थॉट चल रहा है कि क्या मैंने अपने वाहिगुरु के साथ में धोखा किया है। क्या मैंने यहाँ पे आके भी मैंने जय गुरु जी नहीं बोला, मैं सिर्फ वाहिगुरु बोल रही थी। तो क्या ये जो जय गुरु जी हैं ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, या मेरे गुरु नानक देव जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अंकल ने मुझे पीछे मुड़ के बड़े प्यार से देखा और मुझे बोले आंटी मैं ना गुरु जी के टाइम की संगत। अच्छा, तब नहीं पता था कि गुरु जी के टाइम की संगत कौन होती है और आम संगत कौन होती है। तो कहते हैं कि मैं ना तब से ना यहाँ पे आता हूँ। मैं भी बाहर रहता हूँ, कनाडा कहीं पता नहीं कौन सी जगह रहता हूँ, ये नहीं समझ में आया, मुझे याद नहीं है। तो मैं कभी कभी आता हूँ अब मिलने के लिए। पहले मैं हर शनिवार को आता था और मैं भी हर शनिवार को बंगला साहब जाता था। तो जब मैं गुरु जी के मंदिर कभी आता था, कभी 8 बजे कभी रात को 10 बजे आता था, जब फ्री होके आता था, तो गुरु जी ने मुझे एक ही बात बोलते थे कि तू बंगला साहब होके आए हैं, बंगला साहब जाना ना छड्डी, उत्थे दी सेवा ना छड्डी। मुझे तो आंसर मिल गया संगत जी, जैसे गुरु जी ने अपनी संगत को मेरे लिए भेजा। अंकल ने कहा ये मेरा बेटा है, मैं हूँ, हमारे सब घर वाले गुरु जी को मानते हैं, हम यहाँ हर हफ्ते आते हैं, थर्सडे को आते हैं, सेवा करते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं और चल जाते हैं। हमारे घर गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। आंटी आप चिंता मत करो, आप किसी भी गलत जगह पे नहीं आए हो, यही वाहिगुरु जी हैं, यही गुरु जी हैं। एक बार मुझे बड़ा बुरा सा लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इन गुरु जी को वाहिगुरु जी इन्होंने बना दिया, वाहिगुरु जी तो भगवान है, ऐसे कैसे उनको कह दिया। फिर मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा आपने अगर जय गुरु जी नहीं बोला तो कोई वो नाराज नहीं होंगे, भोले भाव शिव जी हैं, वो तो ब्लेस कर देते हैं, आप चिंता मत करो और आप गुरुद्वारे भी जाओ और यहाँ भी आया करो। मुझे आंसर मिल गया। हम उतरे, बस अब मन में यही था, आंटी अपना उतर गई रास्ते में और मुझे उतरना था पीतमपुरा। मैंने अपने बेटे को बोला कि तू मुझे लेने आ जा, पापा कहता है पापा सो गए हैं। संगत जी उसके बाद मेरे मन में अचानक से ख्याल आया, अरे दीदी ने, जिस दीदी ने मुझे आज बोला था कि तेरे को मैं मंडे को लेके जाऊंगी, उन्हें तो बता दूं कि मैं तो आज ही बड़े मंदिर आई हूँ। खुशी थी ना मन में, मैं खुश बड़ी थी वहाँ से। अच्छा, आज जब मैं बाहर निकली वहाँ मंदिर से तो आंटी ने बोला यहाँ ब्लेसिंग मिलती है, तो मुझे स्वरूप मिला। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो स्वरूप, क्योंकि मुझे उस समय समझ नहीं थी। मैंने उस स्वरूप को काफ़ी टाइम तक ऐसे ही अपने मंदिर में रख दिया था और भोग लगाती थी ना, तो मैं उनके मुंह पे भोग लगाती थी। मैं अब सारी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये सब करना गलत होता है। फ्रेम कराना चाहिए और कभी भी स्वरूप पे भोग नहीं लगाना चाहिए, थाली में भोग लगाना चाहिए। अनजाने में बहुत गलतियाँ करी हमने भी संगत जी। एक स्वरूप मिला गुरु जी का और एक मुझे चरण स्वरूप मिले छोटे से, दोनों मेरे हाथ में थे। और मैं मेट्रो से दीदी को कॉल कर रही हूँ कि दीदी, दीदी कहती क्या हुआ, तू आ रही है ना मंडे को। मैंने कहा दीदी मंडे छोड़ो, मैं तो आज हुआ ही बड़े मंदिर और मैं तो लंगर प्रसाद भी खा लिया और देखो मुझे तो स्वरूप भी मिल गया। दीदी कहती है क्या यार, तू तो बड़ी ब्लेस्ड है, तेरे से आज मैंने बात करी, तू मंदिर भी हुआ ही है, कमाल है यार, अब तो देख तेरे सारे काम हो जाने हैं। मैंने कहा अच्छा। बस मैं घर वहाँ पहुंची पीतमपुरा, मेरा बेटा मुझे स्कूटी पे लेने आया हुआ था। अब मैं संगत जी स्वरूप हाथ में पकड़ा हुआ और मैं कह रही हूँ हाय गुरुजी, ये मेरे को बस आप गुरुजी हो ना, आज मुझे बचा लेना। मांगा ही नहीं था कि मांगने क्या गई थी वहाँ।
उसके बाद घर आई, कदम रखे, देखा मेरे अंकल सो रहे हैं और आंख खोल के मुझे कहते हैं आ गई। मैंने कहा और सो गए। मैं बड़ी खुश वाह वाह करने लगी। स्वरूप उठा के, एक तरफ बाबा जी की भीड़ थी, इधर माता का मंदिर बना हुआ था अंदर ही कमरे के स्टोर रूम में, वहाँ पे मैंने स्वरूप रख दिया गुरु जी का, चरण भी रख दिए, पता नहीं था। सो गई आके, लंगर तो खा के आई हुई थी। नेक्स्ट डे अपने स्टूडियो में गई, बड़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी और जाके अपने सारे स्टाफ को उनकी पूरी स्टोरी बता रही थी। और उससे पहले सुबह चाय पीते समय, बैठ टी पीते समय मेरे हस्बैंड ने मुझे आराम से प्यार से पूछा कि तू कौन से गुरु के यहाँ गई थी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन से गुरु के यहाँ गई थी और फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई, पूरा कहानी कि मैं कैसे गई, कैसे सुनाती चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मुझे गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे। इतना उन्होंने बोला कि तुम किसी गाड़ी में बैठ के चले गए अनजान आदमी की। तो मैंने बोला वो अनजान नहीं थे, वो गुरुजी की शटल सेवा करते हैं, वो गुरुजी वाले ही हैं। फिर वो चुप हो गए। उसके बाद संगत जी हम अपना बातें उनको गुरुजी की मैंने बताई और मैं बड़ी खुश थी। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात बोली, तू तो सबसे बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाती है, कोई तुझे कहीं ले जाए तू बस उससे इम्प्रेस हो जाती है, इतनी जल्दी इम्प्रेस मत हुआ कर, आजकल बड़े खराब लोग भी हैं दुनिया में, ऐसे मत चले जाया करो किसी के यहाँ। मैं चुप हो गई, मैं सुनना नहीं चाहती थी मतलब कुछ नेगेटिव बात उनके लिए। पहले दिन मेरे मन में गुरुजी ने ये डाल दिया था। अब मैं वापस आई तो स्टाफ को सुना रही हूँ, बच्चों को सुना रही हूँ, जो फ़ोन कर रहा है उसको सुना रही हूँ, जो आ रहा है उसे सुना रही हूँ। मैं मंदिर गई थी, पूरा कनेक्शन बन गया मेरा। पूरा दिन मैंने दिन में गुरु नानक देव जी की बात ना करके गुरु जी की बातें कर रही हूँ सबसे। रात को घर आई, बड़ी बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी। और उसी दिन रात में नेक्स्ट डे मेरे को रात को ड्रीम आता है 2:30-3 बजे, पौने 3 बजे, अमृत वेले के समय, कि मैं बड़े मंदिर में जा रही हूँ। और मैं गई तो एक दिन पहले थी, पर ड्रीम में आता है कि मैं 4 साल के बाद बड़े मंदिर गई हूँ। मैं बीच में 4 साल नहीं गई हूँ और उस समाधि के आसपास चक्कर घूम रही हूँ और मेरा हाथ किसी ने यहाँ से कस के ऐसे टकरा रहा है मेरा हाथ। तो मैं उनको बोल रही हूँ थोड़े दूर होके चलो, दूर होके चलो, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो देखती हूँ तो सारा मंदिर खाली, समाधि वाली जगह कोई भी नहीं है, अकेली हूँ। मैं बहुत डर जाती हूँ, कहाँ चले गए सब लोग। और मेरा ये हाथ जो है किसी ने यूँ करके कस के ऐसे पकड़ा होता है। मैं कहती हूँ छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो, छोड़ दो मेरा हाथ। कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई एक अदृश्य भी श्री गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ है। वो स्वरूप लगा, उस स्वरूप के अंदर से श्री गुरु नानक देव जी साक्षात मुझे दर्शन देते हैं और मेरे को कहते हैं कि तू बड़ी परेशान थी ना, तेरे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दे रहा था, ले मैंने तेरा हाथ आज से गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। तो कहती थी ना कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा कोई भाई नहीं है, तेरा कोई वीर नहीं है, तो जा आज मैंने तुझे एक वीर जी दे दी। तो संगत जी उस समय मेरी आँखों से टप टप आंसू बहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने मुझे दर्शन दिए। कि मैं हमेशा गुरु नानक देव जी को कहती थी कि आप मुझे कभी ड्रीम में नहीं आए। मुझे पाठ होता हुआ दिखाई देता था, सब कुछ दिखाई देता था, पर मुझे ड्रीम में कभी नहीं आए थे। और मैं ये बात सिर्फ गुरु जी को पता थी शायद, कि गुरु जी का मिलना मेरे जीवन में होना था और उसके अगले दिन उन्होंने मुझे श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन कराने थे और गुरु नानक देव जी से ये कहलवाना था कि ये तेरा हाथ मैंने गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। और जब मैं उठी, नहाई, मैंने जपजी साहब का पाठ किया, गुरु ग्रंथ साहब जी का मैंने प्रकाश किया, और तब मेरे को फिर से गुरु नानक देव जी ने थॉट डाला कि तू अब मेरे काबू में नहीं है बेटा, मैं तुझे नहीं संभाल सकता, अब तेरे को तेरे गुरु जी संभालेंगे। बस वो दिन था संगत जी, बड़ी पॉजिटिविटी आई, बहुत ही ब्लेसिंग आ रही थी, बहुत एक इंट्यूशन आ रही थी अच्छी सी कि अब मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो फटाफट अपना सत्संग खत्म करती हूँ, 5 मिनट रह गए हैं। संगत जी मैं सुबह सो के उठी, मैंने 10,000 रुपीज़ उठाए और मैंने बोला, मन में सोचा आज जो भी मुझे शॉप मिलेगी मैं उसका बयाना कर दूंगी, मैंने अब यहाँ नहीं रहना, इतना किराया नहीं दे सकती। थॉट डाल रहे थे गुरु जी। स्टूडियो पहुंची, हस्बैंड को कह के गई थी कि मैं आपको फ़ोन करूंगी तो आप आ जाना। अब जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची तो सामने एक डीलर थे, मैंने उनको दोबारा से पहले कॉल किया था, फिर से कॉल किया कि आप मुझे वो 2-3 दुकानें और दिखा दो शालीमार बाग वाली, मैं देखना चाहती हूँ और मैं उसकी डील। उन्होंने कहा आप हमेशा देखते हो और लेते नहीं हो। मैंने कहा मैं ले लूँगी। और संगत जी बस मैं वहाँ पे वो मुझे ले के गए केला गोदाम की तरफ, फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ, और उन्होंने मुझे वो पहली एक दुकान दिखाई जो कि पूरी लंबी 100 गज की, 125 गज की शॉप थी, जो मैं रहती थी जिस कमरे में, वो इस गुरु जी के कमरे से भी आधा ही होगा।
जिसमें मैं थी, जिसका 85,000 मैं रेंट देती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से मैं गुरुजी के पास गई थी और उन्होंने मुझे वो शॉप दिखाई, उसके अंदर वॉशरूम भी था, जबकि हमारे यहाँ वॉशरूम भी नहीं था। मैंने सोचा इसमें मैं हाफ में अपना बुटीक बनाऊंगी दोबारा से रेडीमेड का, इधर पीछे मेकअप हेयर का बनाऊंगी, ब्यूटी वर्क भी बना लूँगी, आगे नेल स्टूडियो बनाऊंगी, तो बहुत बड़ी जगह है। और संगत जी मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि आप आ जाओ एक बार दुकान देख लो। और संगत जी जो 8 बाय 10 की शॉप 85,000 में जिसमें रहती थी, और उस दिन गुरुजी ने 125 गज की दुकान मुझे सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये में मुझे दिलवा दी। ये बहुत 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 बड़ा एक मेरे लिए मिरेकल था। दरवाजा 10,000 रुपीज़ मैंने, मेरे अंकल ने उसको दिए, वो इनका दोस्त निकल आया, कहता ये भी रख लो। और संगत जी हमने वहाँ पे काम शुरू करा दिया, और 22 जुलाई का वो दिन, और 23 जुलाई को सपना आया, और 24 जुलाई को बयाना हो गया, और 4 अगस्त को हमने उस शॉप की ओपनिंग कर दी। आज वो शॉप हमारे पास नहीं है, वो कुछ ऐसी लीला थी, वो ऐसी कोई बिरद बननी थी कि वो शॉप हटनी थी वहाँ से। बस उस समय गुरुजी ने मुझे उस जगह पे ऐसे, मतलब कि वो जगह ब्लेस करी, और वहाँ पे दीदी ने जाते समय मुझे एक स्वरूप दिया, जो कि अभी हमने गुरुजी के बर्थडे पे ब्लैक एंड वाइट स्वरूप जो हमने बांटे हैं, वो सेम स्वरूप मुझे दिए थे 2। मैंने उसको फ्रेम करा के लगाया, और बहुत सुंदर एक बाबा जी का फ्रेम लगाया था जिसमें लाइट चलती थी। तब कुछ नहीं पता था कि लाइटें भी नहीं लगाते हैं, ये नहीं करते। और वहाँ पे पूरे दिन में मैं 100 बारी शुक्र करा चलाती थी संगत जी, 100 टाइम। और जो आता था बस उसको गुरुजी की बातें करना, कुछ काम ही नहीं रह गया था। और मैं आपको बस बताना चाहूँगी कि जब मैं थर्सडे को गई थी, तो उसके नेक्स्ट मंडे को जब मुझे जाना था, उस दिन मैं अपने अंकल को लेके बड़े मंदिर गई। फिर कभी डिटेल में बताऊंगी क्योंकि टाइम होने वाला है। क्योंकि सेम टू सेम लेके गई मेट्रो में, सेम टू सेम उनको बोला गाड़ी रुकेगी, वो भी बोले ऐसे कैसे गाड़ी रुकेगी। गाड़ी रुकी, बैठे और मंदिर गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा यहाँ का ऑरा है, ये मंदिर बहुत अच्छा है, बड़ा सिस्टमेटिकल है, पर ये बड़ा दूर है, मैं नहीं यहाँ दोबारा आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब संगत जी मेरा तो मन करे कि मैं थर्सडे भी मेट्रो में भाग जाऊँ और मंडे भागूँ, तो मैंने थर्सडे और मंडे दोनों दिन जाना शुरू कर दिया था। जब हमने 4 अगस्त को अपने कायनात स्टूडियो की ओपनिंग करी थी, तो उसके बाद ही मेरे पास वहाँ गुरुजी की संगत आना शुरू हो गई थी। और वो कहे आप गुरुजी वाले हो, आप गुरुजी, और मेरे को कोई बुलाए सही बस गुरुजी के सत्संग में, और मैं जाके अपना सत्संग शेयर करूं कि मुझे कैसे ब्लेस किया। हर जगह मैं पहुंच जाती थी और बड़े उसे मुझे सत्संग शेयर करा दो, मुझे सत्संग शेयर करा दो, एक ही सत्संग हर जगह मैं अपना शेयर करती रहती थी। उन्हीं दिनों गुरुजी ने मुझे डुगरी बुला लिया, उसी अगस्त के फर्स्ट वीक में, और उसी सेकंड वीक में हमारे स्टूडियो में गुरुजी का सत्संग भी हो गया, और डुगरी मेरा बेटा भी गया मेरे साथ में। वो भी एक अलग ही सत्संग है, सुनाऊंगी मैं आपको फिर कभी। उसके बाद से मेरे जीवन में गुरुजी और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब बस मेरा एक ही काम रह गया था कि जो भी मुझे मिलता मैं उसे गुरुजी के मंदिर लेके जाऊंगी। तुम मेरे साथ मंदिर चलो, सारे स्टाफ के पीछे पड़ी रहती थी, जो आता तुम चलोगे तुम मुझे ले जाओगे, और बस पहुंच जाती थी। झूठ बोल बोल के जाती थी, अपने अंकल को बताती भी नहीं थी। इतने झूठ बोले मैंने, इतने झूठ बोले गुरुजी के साथ में मिलके ना, कि मैं कहती थी कि आज मेकअप आ गए हैं, आज नेल का काम हो रहा है, हमें 10 बज जाएंगे। सारे स्टाफ से झूठ बुलवाती थी, उनसे फ़ोन करवाती रहती थी। सुनेंगे मेरे अंकल अभी ये सत्संग मेरा, कि उन्हें बाद में पता चल गया था कि मैं बहुत झूठ बोलती थी। कि और पहुंच जाती थी बड़े मंदिर, और फिर स्टाफ तो चला जाता था, और वहाँ से फ़ोन करके कहती थी अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, 10:30 बज जाएंगे, और फिर घर आ जाती थी। बहुत बार झूठ बोले। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ मतलब कि हमारे घर कोई गेस्ट आने थे, तब मैं बिल्कुल बहुत लेट हो गई थी, झूठ बोली जा रही थी। बड़ी मुश्किल मुझे गुरुजी ने घर पहुँचाया। पता नहीं खुश होते होंगे उस समय, क्या जर्नी थी, गुरुजी को क्या अच्छा लगता था मेरा झूठ बुलवाते थे वो मुझसे। बुलाना था, कनेक्शन कराना था, पर काम एक ही था कि बस मंडे और थर्सडे मुझे मंदिर जाना ही जाना है। मंडे को मुझे समोसा खाना है, चाय पीनी है, और थर्सडे को लंगर प्रसाद खाना है। और फिर आप जानते ही हो कि धीरे धीरे इतनी परेशानियां, इतने डिप्रेशन, मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे इतने ज़्यादा मेरे को सुसाइड मेरे को थॉट्स आते थे। एक मिनट आंटी, मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाती, कैब नहीं आई अभी तक, मुझे गाड़ी नहीं भेजी। इतने मुझे सुसाइड, आंटी अपना यहाँ का एड्रेस बता देना, उसको पता नहीं है।
इतने मुझे सुसाइड थॉट आते थे कि मैं कहीं छत से छलांग लगा दूं, कहीं मैं मर जाऊं, कहीं मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं, मैं गाड़ी चलाती हूँ तो गाड़ी ठोक दूं, मतलब मैं पागल हुई पड़ी थी उन दिनों। और सारा कुछ गुरुजी ने मेरा मुझे खुश रखना शुरू कर दिया। मैं इतनी उदास रहती थी, मैं खुश रहना शुरू हो गई, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, मेरी बैक पेन, मेरा माइग्रेन, मेरा बॉडी एक, जो मेरे को इंजेक्शन लगते थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए। पता नहीं था ये कौन सी कृपा हो रही है, और वो कृपा सिर्फ गुरुजी जानते थे कैसे हो रही थी। वो अपने आप से जोड़ रहे थे, मेरी जर्नी उनसे स्टार्ट हो चुकी थी। बंगला साहब भी जाती थी उन दिनों। मैं ऐसे करती थी कि मैं बंगला साहब भी शनिवार को जाती थी, और मंडे और थर्सडे में गुरुजी के मंदिर भी जाती थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने क्या शुरू किया कि मैं सैटरडे को जाने लगी मंदिर। मंदिर भी जाती और बड़े मंदिर भी जाती और बंगला साहब भी चली जाती थी मैं। तो वो चीज़ें जो थी ना बढ़ती चली गई। बस उसके बाद फिर आपके साथ कंटिन्यू करूंगी कि सेवा गुरुजी ने कैसे सिखाई। अब ये थोड़ा लंबा हो गया सत्संग, और जाने का समय भी हो गया है। गाड़ी वाले को फोन कर दिया, क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको बोलो जल्दी भेज देगा। नंबर बता दिया आपका? ओके ना, मेरे को पता है। अच्छा, तो चलो देखो गुरुजी चाहते हैं मैं भी और आपसे शेयर करूं। गाड़ी वाला कह रहा है मैं गाड़ी भेजनी भूल गया। ये गुरुजी बड़े स्मार्ट है वैसे हमारे, मुझे पता है, लीला रचते हैं। बताओ, उसको भुला ही दिया कि उसने गाड़ी भेजनी है। चलो टाइमिंग उनकी है, पहुंचा देंगे हमें। मेरे ख्याल 1.25 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाएंगे हम। और संगत जी बस उसके बाद धीरे 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 मैं गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। फिर जब मैं बड़े बड़े सत्संग होते थे शालीमार बाग में, एक बार एक झूलेलाल मंदिर के नीचे ग्राउंड उसमें हुआ था, बेसमेंट में सत्संग हुआ। बहुत संगत थी, बहुत संगत थी। जिस आंटी ने कराया वो मुझसे तैयार होने आई। फिर उसने तैयार होके आई। हाँ, ये मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ा प्यारा मीठा सा छोटा सा सत्संग है। मैंने उसका मेकअप किया। उसके गले में ना ऐसे ना बड़ी सुंदर ना गुरुजी की माला, लंबी सी। अब मैं तो गुरुजी को बहुत प्यार करने लगी थी। मैं बोला आंटी ऐसी माला मुझे भी दे दोगे क्या? आंटी कहती है बड़ी मुश्किल से मिलती है ये माला। देखो आज तो संगत जी बड़े आराम से ये ब्रेसलेट और ये मालाएं मिल जाती, उस समय वाकई नहीं होती थी, किसी किसी के पास होती थी। मैंने बोला भाई मेरा ना ललचा गया मेरा मन कि मुझे ऐसी माला मिल जाए तो मैं भी ये पहन के रखूं और बोलूं कि मैं, मेरे सब बोले तुम गुरुजी वाले हो तो मैं बोलूं हाँ मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। मतलब एक लालच आ गया। आंटी कहती चलो तुम आना, मैं फिर देखूंगी। आंटी ने तो मुझे दी नहीं माला। मैं उनके यहाँ पहुंची, लंगर प्रसाद खाया, थोड़ा सत्संग शेयर किया। उन्हीं दिनों मेरे पास एक लड़की आई, सिमरन, जो उनकी मम्मी अभी शालीमार बाग में रहती हैं। उसका रिश्ता हुआ था, वो भी सरदारनी। मेरे को ऐसे लोग मिल रहे जो सारे सरदार हैं, गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अब वो मुझे कहे आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा। कहती मेरी कुड़ी नू सपने च गुरुजी आए सी, गुरुजी नू ए मनदी, असी ते मनदे नहीं हैगे। हम अभी उनके घर सत्संग भी करके आए हैं थोड़ा टाइम पहले। कहती है ये मानती है, थोड़ा थोड़ा मानती है, मैं तो नहीं मानती भी, हम तो गुरुद्वारे को मानते हैं। कपड़े वपड़े उन्होंने बनवाए हमसे, कुछ ड्रेसेस बनवाई, और उन्होंने अपना ब्राइडल मेकअप मेरे से बुक कर लिया। उस स्टूडियो में मेरा वो फर्स्ट ब्राइडल मेकअप था उस लड़की का। बड़ी खूबसूरत लड़की थी, मैं कई बार उसकी पिक लगाती हूँ, बिल्ली बिल्ली उसकी आंखें थी, सुंदर बहुत थी वो लड़की। तो वो लड़की जिस दिन मेरे पास तैयार होने के लिए आई ना संगत जी, रेडी होने के लिए आई, तो चूड़ा पहना हुआ था उसने। मैं उसको गाउन पहना के तैयार करने लगी तो उसके गले में ये नहीं दूसरी माला है, एक गुरुजी की गोल्डन कलर के बीड्स में गुरुजी के स्वरूप की माला थी। तो मैंने उसकी माला को उठाया, मैंने कहा वाह सिमरन तेरे गुरुजी तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो कहती है, मैंने कहा यार मैंने ना एक आंटी से ना ये माला मांगी थी तो उन्होंने मुझे दी नहीं, तो मुझे तो मिली नहीं ये माला। तो लड़की अपने आप ही मुझे कहती है कि वो मुझे बहुत प्यार करने लगी थी। कहती है आंटी आप ना मुझे सुंदर सी ब्राइड बनाना, मैं तो ये माला वाला नहीं पहनती है। तो चूड़े के समय ना मेरी मासी ने मुझे पहना दी जबरदस्ती। अब मुझे सुंदर सी दुल्हन बना दो तो मैं ये माला आपको दे के जाऊंगी। और मैं तो एकदम खुश। और भैया मैंने सोचा कि गुरुजी के मत्था टेकने गई, मैंने कहा आज तो इसको सबसे सुंदर ब्राइड बना देना, मुझे तो माला मिलेगी। संगत जी, और इतनी सुंदर लगी थी वो लड़की जब उसको तैयार किया था मैंने, वाह 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 हो गई थी उसकी। और जब उसको ज्वेलरी पहनाने लगे तो उसने अपने गले से माला उतारी, उसने मेरे गले में डाल दी। और मुझे लगा कि दुनिया की शायद सबसे खुशकिस्मत औरत मैं ही हूँ कि मुझे ये माला मिल गई। और मुझे ना एक बार तो ये भी लगा कि भाई ये आंटी तो बड़ी वो थी जिन्होंने मुझे माला दी, देखो गुरुजी ने मुझे खुद ही माला दे दी आके। और संगत जी सच में वो माला मैं आपको दिखा चुकी हूँ कई बार, उसका भी सत्संग है बहुत बड़ा, शेयर कर चुकी हूँ मैं।
वो इतनी ब्लेस्ड माला है कि उसके अंदर जो गुरु जी का ये स्वरूप है ना, वो ग्रीन कलर का है और उनकी आंखें बोलती हैं। जब भी मैं वो माला पहन के बड़े मंदिर में जाती थी तो मेरे सामने बैठा हुआ जो लंगर खाते थे हम, 4 लोग एक थाली में, तो मुझे वो लोग बोलते थे कि ये माला में कुछ है, ये कहाँ से मिली, इसमें ऐसे लगता है गुरु जी साक्षात बैठे हैं। हरा कपड़ा पहनूं तो हरी हो जाती है, नीला पहनूं तो नीला स्वरूप हो जाता है, ब्लैक पहनूं तो ब्लैक हो जाता है। बहुत ब्लेस थी वो माला। पता नहीं वो मेरे गले में माला आई और मेरे दिन ऐसे पलटते चले गए। ऐसे नहीं होता कि माला पहनने से हमारे दिन पलटते हैं। हमारे साथ गुरुजी ने और भी बहुत सारी हमसे चीज़ें करवाई। सेवा में बुलाना शुरू कर दिया, सेवा में लगाना शुरू कर दिया। मैंने बोला तो अच्छा, फिर उन दिनों रंगोली का मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब जाती थी तो मैं झूले के पास रंगोली देखती थी गुरुजी की, बड़े मंदिर वाली तो मैं रंगोली ज़्यादा नहीं देखती थी। तो वहाँ तब खड़े होने देते थे 2 मिनट के लिए, तो मैं देखती, मैं कहती थी ये रंगोली कितनी सुंदर बनी हुई है ना, काश कभी मैं भी यहाँ रंगोली बना पाऊंगी, मैं ऐसी रंगोली बना पाऊंगी। कैसे फूलों को काट काट के बारीक बारीक ये लोग बनाते हैं। माइंड में करती रहती, लेके जाती माइंड में, घर आके ड्रॉ करती थी। नहीं सेवा मिली कभी रंगोली की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उन दिनों हम नोएडा शिफ्ट हो गए थे। आपको पता है कि नोएडा जाके ही मुझे सेवा मिलनी शुरू हुई थी। तो जब मैंने पहली बार गुरुजी की रंगोली बनाई थी, मैंने अपने ही घर में पहली बार रंगोली बनाई थी, क्योंकि सेवादार उस दिन पहुंचे ही नहीं थे। तब सेवादार ही सेवा करते थे, मुझे सेवा करनी नहीं आती थी। चोला भी लोग लगाते थे आके, रंगोली वही बनाते थे, प्रसाद भी वही सब कुछ देखते थे, मैं तो सिर्फ बैठ जाती थी। 5 बजे का सत्संग था, 4:45 हो गए थे। गुरुजी को ब्लैक कलर का बड़ा सुंदर चोला पहनाया हुआ था, फूल सारे सजे रखे थे, एक बंदा नहीं था। अब मैंने कहा गुरुजी ना, चोला मतलब पहनाया नहीं था, रखा हुआ था कि क्या करूं, मैं तो चोले को हाथ लगाते बड़ा डरती थी। अब गुरुजी के सामने बैठ गए और गुरुजी ने थॉट दिया, इन्नी सोनी खुद बन के तैयार होंदी है तो तू मैनू नहीं तैयार कर सकती। अच्छा, फटाफट डरते डरते चोला लगाया, गुरुजी को उठाया, जैसे भी देखा हुआ था लगाया, अच्छे से कुशन वुशन लगाए। अब गुरुजी कहते हैं चल उठा फूल और लगा मुझे। और जैसे ऐसे भाव आ रहा था कि उठा उठा के एक फूल गुरुजी मुझे दे रहे हैं, और मुझे नहीं पता, मैं कोई कॉपी नहीं खोल रही, कुछ नहीं देख रही, रंगोली बना कैसे रही हूँ। इतनी सुंदर रंगोली बनी, मैं खुद हैरान की रंगोली मैंने बनाई है। और मैं बड़े मंदिर वाली रंगोली को इमेजिन करूँ कि मैं ऐसी रंगोली बना सकती हूँ। तो इतने में सब के सब 5 बजे आ गए और मैंने चला भी दिया एक ओंकार वेलकम बैंड। सब बाद में आए। सेवादार फटाफट किचन में आए, आंटी गद्दी किसने लगाई? उनका मैंने लगाई। रंगोली भाई आपने बनाई है रंगोली? तो कहते हैं कि आपने बनाई है ये रंगोली? मैंने कहा हाँ। वाह, अब तो ना आप ही रंगोली बनाना। बस जी, वहाँ से कड़ा प्रसाद रंगोली बनाने की सेवा मिलनी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे, और आज तक हमारे प्यारे प्यारे सेवादार बैठे हैं यहाँ पर भी, हमेशा यही कहते हैं कि आंटी आप हर बार एक अलग ही रंगोली बनाते हो। मैं नहीं बनाती हूँ, गुरुजी बनवाते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात है कि रोज के फूल नहीं मिलते हैं, तो कहाँ से देखो पत्ते खरीदवा दिए हैं, और फ्रूट्स आर्टिफिशियल कैंडल वाले, कि यहाँ भी रंगोली की ज़रूरत है। ये हमारे सेवादार आंटियाँ आ चुकी हैं, पूजा आंटी, काजल आंटी, हमारी प्यारी प्यारी देवी माता हमारे घर में खाना बनाती है। आज मेरा सत्संग सुन रही है ये भी। तो संगत जी, अब मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, बहुत लंबा होता चला जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और अब टाइम नहीं है, फ़ोन भी कर लूँ उसको, 1:10 हो गए हैं। शुक्राना मेरी जर्नी दोबारा से जिन्होंने सुनी, जिन्होंने पहली बार सुनी है, इसको यूट्यूब पे डालूंगी मैं। आज का दिन बहुत ब्लेस्ड था गुरुजी के पास जाने का, गुरुजी से जुड़ने का, और आज गुरुजी सत्संग में सेवा ले रहे हैं। तो सेवा है स्वर्गां दी पौड़ी, कर सेवा लखवार। सेवा है स्वर्गां दी पौड़ी, कर सेवा लखवार। बिना गुरां दी सेवा कीते, नहीं मिलदा करतार। जे चोली विच सेवा वाला, तू मेवा परदा जावेगा। सतनाम वाहेगुरु करदा, पव सागर तो तरदा जावेगा। सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू। आप कह रहे हो मत जाओ आंटी, जाना बड़ा ज़रूरी है, सेवा बख्शी है, लेनी ज़रूरी है। कल फिर मिल लूँगी आपसे। थैंक यू सो मच।